हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचय एवं संचय का लेक्चर नंबर 18, जिसमें अपन समान वस्तुओं का वितरण या बेगर्स मेथड पर वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आईआईटी एडवांस की एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन 0 टू आईआईटी हीरो, मतलब आज के लेक्चर में आपको पता चलेगा कि रियल में आईआईटी में कैसे क्वेश्चंस अपने को करने चाहिए या कैसे क्वेश्चंस क्लासरूम में कराए जाते हैं। और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगा और फिर दिक्कत हो तो लाइव क्लास अपना रहता है। इसका डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो शुरू करते हैं। तो समान वस्तु का वितरण, पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 20 के ऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। तो अपन ने इससे पहले एक क्वेश्चन कर लिया था, क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, यहाँ पे बराबर का चिन्ह था, तब अपन ने क्वेश्चन किया था। तो अब इसका क्या मतलब निकालें? इसका क्या मतलब निकालें कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 20, तो इसका क्या मतलब करें? तो इसमें देखिए बच्चों कि वहां पे इक्वल टू 20 था, मतलब इन तीनों का योग 20 होना चाहिए था। इस बार क्या बोल रहे हैं? इन तीनों का योग 20 या 20 से छोटा हो जाए। और ये तीनों कैसे हैं? अऋणात्मक पूर्णांक, मतलब एक्स वाई जेड कैसे हैं? एक्स वाई जेड कैसे हैं बच्चे? 0 1 2 ऐसे हैं क्या? और इस बार बोल दिया कि इन तीनों का योग 20 या 20 से छोटा होना चाहिए। 20 या 20 से छोटा होना चाहिए। तो पहला थॉट प्रोसेस खुद से ट्राई कीजिए। पहला थॉट प्रोसेस जो सोच सकते हो आप, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। तो इन तीनों का योग 20 या 20 से छोटा, इसका मतलब हो गया ये बोल दूंगा कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान क्या क्या हो सकता है? या तो 0 भी हो सकता है क्या? इनका योग 0 से कम तो नहीं हो सकता ना। देखो 20 या 20 से छोटा, पर इन तीनों का योग 0 से कम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x y z कैसे हैं? ऋणात्मक। तो इन तीनों का योग कितना आ सकता है बच्चे? इन तीनों का योग कितना आ सकता है? 0 आ सकता है। इन तीनों का योग और कितना आ सकता है? 1 भी आ सकता है। और कितना आ सकता है? 2 भी आ सकता है। और कितना तक आ सकता है? 20 तक। ध्यान से सुनने, क्या बोला मैंने? इन तीनों का योग 20 या 20 से छोटा होना चाहिए था। इन तीनों का योग 20 या 20 से छोटा होना चाहिए था। तो इन तीनों का योग क्या आ सकते हैं? 0 1 2 3 20 तक। तो देखो, या तो ये 0 होगा, या तो ये 1 होगा, या तो ये 2 होगा, या तो ये 20 होगा। बीच में या का सेंस आ रहा है क्या? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 20। तो ये बात समझ आ रही है क्या? तो इन तीनों का योग या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 20। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं पहले वाले को देखूं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर इसको देखूं तो इसमें क्या है? मतलब 0 वस्तुओं को तीन भिखारियों में बिना प्रतिबंध बांटना है क्या? 0 वस्तुओं को 3, तो क्या होगा बताओ? बिना प्रतिबंध बांटने का तरीका 3 में बांटना है तो 3 माइनस 1, ये पता है भाई। r में बांटना हो तो r माइनस 1, r माइनस 1, और प्लस जितनी वस्तुएं बिना प्रतिबंध बांटना हो वो यहां जाती है। तो अब देखो 3 में बांटना है तो यहां क्या लिखूंगा? 3 माइनस 1, यहां क्या लिखूंगा? 3 माइनस 1, यहां क्या लिखूंगा बच्चे? यहां मैं लिखूंगा 3 माइनस 1, और यहां पे क्या लिखूंगा? कितनी वस्तुएं बांटनी है इस बार? पहली बार कितनी वस्तुएं बांटनी है? 0। या का मतलब प्लस, या का मतलब प्लस। दूसरी बार कितनी वस्तुएं बांटनी है मेरे को? 1 वस्तु। देख, पहली बार 0 था, दूसरी बार अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां क्या लिखूंगा बच्चे? 3 माइनस 1 तो 2, और ये 2। भाई 3 माइनस 1 तो 2 और 2 लिखा गया। कितनी वस्तु बांटनी है? 1, तो ये 1 प्लस में आ जाएगा। प्लस दूसरी बार क्या लिखूंगा? अब कितनी वस्तु? पहली बार 0 वस्तु बांटनी थी, फिर 1 वस्तु बांटने के तरीके, फिर 2 वस्तुएं बांटनी है, तो यहां तो देखो 2 ही रहेगा। 3 माइनस 1। इस बार कितनी वस्तुएं बांटनी है? 2, तो इसलिए प्लस में 2 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चे? C2, यहां पे 2, और कितनी वस्तुएं बांटनी है? 20, तो ये 20 प्लस का हो जाएगा। ये बात समझ आती है? ये इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। या तो 0 वस्तु बांटो, या तो 1 बांटो, या तो 2 बांटो, या तो 20 बांटो। तो ये देखो इसका मेथड फर्स्ट जो अपन आराम से कर सकते हैं, 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस 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 22C2। तो इन सबको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने का एक तरीका हो सकता है
इन सबको जोड़ने का एक तरीका हो सकता है, सबका मान निकाल लो, छोटे छोटे मान आएंगे उनको जोड़ लेना, सीक्वेंस सीरीज से उनको जोड़ सकते हो, कैसे भी आप जोड़ सकते हो, वो तरीका है, वो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब दूसरा जो तरीका है वो है बाइनोमियल थ्योरम से, मतलब बीटी से। तो बाइनोमियल थ्योरम से अगर आप जोड़ने जाओगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, और उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि उसमें लग जाता है कौन सा रूल, पास्कल ट्राइंगल फॉर्मूला। अब जिनको नहीं पता उनके लिए ये आंसर है, बाइनोमियल का एक छोटा सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, पास्कल ट्राइंगल फॉर्मूला। जिसको नहीं आता वो इतना आंसर आ गया आपका, सही है, आप इनको जोड़ लेना निकाल के। बाकी पास्कल फॉर्मूले में इसको लिखना पड़ेगा 3c3। अब ये पास्कल फॉर्मूला देखो 2c2 का मान एक ही था तो इसको मैंने 3c3 लिख दिया। तो अब क्या होगा, पास्कल ट्राइंगल फॉर्मूला लगना चालू हो जाएगा, पास्कल ट्राइंगल फॉर्मूला लगना चालू हो जाएगा। ऐसा वहां पे एक ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वहां बताया जाता है कि अच्छा ऐसा होता है तो कैसे करना होता है, और कई बार तो इसका फॉर्मूला ही याद लोग रखते हैं याद, तो भाई या तो ऐसे कर लो या तो फॉर्मूला याद रख लेना। तो अब देखो इन दोनों में पास्कल ट्राइंगल फॉर्मूला लगेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चे, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू क्या, ऊपर वाला एक बढ़ जाता है और नीचे वाले बड़ा वाला आ जाता है, तो ऊपर वाला को एक बढ़ा दो 4c और 3, इसका मान आएगा ये। फिर इन दोनों में पास्कल ट्राइंगल फॉर्मूला लगेगा तो इसका ऊपर वाला एक बढ़ जाता है, ऊपर वाला एक बढ़ जाता है तो 5c और नीचे वाला बड़े वाला आ जाता है। ऐसे ही करते करते आओगे, लास्ट में इसके साथ कोई आएगा तो ये क्या होगा बच्चे 23, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा और नीचे कौन सा आ जाएगा, बड़े वाला आ जाएगा, तो 20 ये आ जाएगा। ये बात नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप काउंट कर सकते हो, पीएनसी का प्रॉब्लम नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉब्लम है। तो वहां पे एक छोटा सा पास्कल ट्राइंगल फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके ऐसे मैंने ले आए। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आराम से समझ जाओगे। बाकी ये समझ में आना चाहिए मैंने ये क्या करा कि x + y + z लेस देन और इक्वल टू 20, मतलब या तो इसका वैल्यू 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, मतलब या तो आप 0 वस्तु बांटोगे या तो 1 बांटोगे या तो 2 या तो 3 या तो 20। अब इसको जब अपन ने लिखा तब अपने दिमाग में एक दूसरा मेथड भी चल रहा होगा, कैसे चलाओ कि सर करना क्या है, सर करना क्या है कि या तो मैं 0 वस्तु बांटूंगा या तो मैं 1 बांटूंगा या तो मैं 2 बांटूंगा या तो मैं 20। इसका मतलब इस बार जरूरी नहीं है कि आप पूरी वस्तुएं बांटो, सभी की सभी वस्तुएं बांटो जरूरी नहीं है, क्योंकि यही तो हो गया। देखो x + y इसका योग क्या तो 0 आएगा, मतलब या तो मैं कोई भी वस्तु ना बांटू, या तो मैं 1 वस्तु बांटू, या तो मैं 2 वस्तु, या तो मैं 3 वस्तु, या तो मैं 20 वस्तु। तो इस बार अब इसका दूसरा तरीका सोचने का कि इसको अगर अपन बेगर्स मेथड से कंपेयर करें तो 20 वस्तुएं हैं मेरे पास, उनमें से सभी वस्तुओं को बांटना जरूरी नहीं है, जितनी मेरे मन में मर्जी आएगी उतनी वस्तुएं बांटूंगा। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको कि 20 वस्तुएं को बांटना है 3 लोगों में, 20 वस्तुएं हैं समान आपके पास और 3 लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। पर कितनी भी बांट सकते हो, मतलब कितनी भी बांट सकते हो, कितनी भी बांट सकते हो, कितनी भी बांट सकते हो, मतलब कि आपके पास 20 वस्तुएं थी, आपका मन किया तो एक भी वस्तु नहीं बांटा है ना, ये अच्छे भिखारी नहीं थे तो एक भी नहीं बांटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 वस्तु आपके पास 3 लोगों में बांटना है, पर इस बार कंडीशन क्या है, आप कितनी भी वस्तुएं बांट सकते हो। तो इसको कैसे सोचे, तो एक तरीका तो ये था कि अपन ने केस बना के कर डाला। अब दूसरा इसको देखो सोचने का जो तरीका है वो बड़ा ही गजब का तरीका है कि आप ऐसा करो कि उन भिखारियों को भी लगे कि ये बांट तो रहा है बंदा और उनको पता ही ना चले। तो आप क्या ले जाओ, एक भिखारी से सेटिंग कर लो, 3 भिखारी तो वहां थे क्या, एक दूसरे भिखारी से सेटिंग कर लो, उसको साथ में ले जाओ। क्या था तेरे को देख कुछ देता हूं, तो एक और डम्मी भिखारी ले आओ, एक और डम्मी भिखारी ले आओ, जितनी वस्तुएं आपको नहीं बांटनी वो उसको दे देना। तो मतलब क्या थे, 3 भिखारी तो थे x + y + z और एक डम्मी भिखारी डाल दो t या d, जो भी है डम्मी भिखारी, d से ले लेते हैं चलो, x + y + z + d, ये है अपना डम्मी भिखारी इक्वल टू 20। तो देखो मैंने यहां इक्वल टू लगा दिया, ये है डम्मी भिखारी, मतलब अपने साथ ले गए, तुम्हारी सेटिंग वाला भिखारी है। तो अब क्या करोगे, मान लो तुम्हारा मन कर रहा था कि मैं एक भी वस्तु आज नहीं बांटूंगा, ध्यान से सुनना। तो आप क्या करो, 20 की 20 वस्तुएं इनको दे दो
और इसको कितनी मिल जाएंगे बच्चे 0। तो देखो आपने तो वैसा देखा जाए तो 20 की 20 वस्तुएं बांट दी, पर इन 3 में कितनी वस्तुएं बांटी आपने, इन 3 को तो कुछ भी नहीं दिया। तो इन भिखारियों को लगा भी कि अरे यार बंदा तो शानदार था, बस अपने को नहीं मिली आज तो देखो आपने 20 वस्तुएं बांट दी, पर इन तीनों को कितना मिला 0। और मान लो आपका मन करे कि इन तीनों में मेरे को एक वस्तु बांटनी है, तो इनको 1 दे दो, तो इसको कितनी दे देना उस टाइम 19। ऐसे ही जब आपका मन करे कि सबकी सब यारो इसको ही देनी चाहिए, उस डम्मी को तो क्या ही देके करेंगे, तो उसको 0 मिल जाएगा। तो मतलब ऐसे ये सब केस आ जाएंगे क्या। तो कुल मिला के क्या करना है, अपन वस्तुएं मतलब 20 वस्तु थी, पर 20 की 20 नहीं बांट, मतलब कि कितनी भी वस्तुएं बांट सकते थे, तो इसलिए अपने एक डम्मी भिखारी दे दिया। जितनी वस्तुएं अपना नहीं बांटने का मूड होगा उस टाइम अपन इसको दे देंगे उतनी। ठीक है क्या, तो ये ठीक है। या फिर ऐसे करना यार, वो तो खुद बैठ जाओगे तो थोड़ा पंगा हो जाएगा ना, नहीं तो ऐसे अपने पास ही रख लो तो वो भिखारियों को बुरा लगेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, अगर अपने सेटिंग का एक भिखारी लेके चले जाना, उसका नाम रख देना डमी भिखारी। तो अब देखो कि इनको अगर आप बात करें तो इसको भी कितनी भी वस्तुएं मिल सकती है, इसको भी कितनी भी, इसको भी कितनी भी, इसको भी कितनी भी। देखो इसको 0 से 20 तक कितनी भी वस्तुएं मिल सकती है। तो मैं ये बोल दूं क्या, 20 वस्तुएं बिना प्रतिबंध बांटते हैं क्या, 20 वस्तुएं अब बिना प्रतिबंध बांट दें क्या, तो कितना आंसर आएगा, कितने लोगों में बांटना है इस बार, 4 लोगों में। तो C 4 - 1 4 - 1 कितनी वस्तुएं बांटनी है 20, तो 20। तो ये आ गया देखो 23C3। तो ये बहुत ही गजब सोचने का तरीका है कि अगर समान वस्तुएं हैं, प्रतिबंध खतरनाक आया था कि सभी वस्तुएं नहीं, आप कितनी भी वस्तुएं बांट सकते हो। तो अपन ने क्या करा, एक अपनी सेटिंग वाला डमी भिखारी वहां पे बिठा दिया। जितनी वस्तुएं नहीं बांटनी वो उसको दे दो, बाकी इनको बांट दो। क्लियर है क्या। तो ये बहुत ही गजब का मेथड है डमी भिखारी। डमी मतलब अपनी सेटिंग वाला भिखारी। ठीक है क्या ये बात, अरे सर ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ेगा, इसका देख लो। मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है मेंस में, तो ध्यान रहे बेगर्स मेथड। तो चलो दूसरे पे चलते हैं। XYZ के लिए प्राकृत हलों और पूर्णांक हलों की संख्या। पहले इस पे देखो, इसके कैसे हल चाहिए, प्राकृत हल, इस समीकरण के प्राकृत हल। अब सर ये कैसे बेगर्स मेथड हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। इस समीकरण के अगर मैं हल निकालने जाऊंगा, तो क्या करूंगा, मतलब इसे 432 को देखो पहले। 432 से क्या है 432, ये है 2 × 2 16 और ये होता है 6 का क्यूब, तो ये है 2 × 6 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब × 3 का क्यूब। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, तो ये आएगा 2 की पावर 4 16 × 27। देखो ये 2 × 216 से आएगा, और इसका प्राइम फैक्टराइज 6 का क्यूब है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना या बच्चों की तरफ कर लेना, अरे अभाज्य गुणनखंड कर लेना इसके, ये आएगा। अब इस प्रॉब्लम को अपन कैसे करें, तो देखो बच्चों होगा क्या, अगर आप इसके प्राकृत हलों की संख्या जानोगे, तो क्या हो रहा होगा पहले वो समझ लो। XYZ इक्वल टू 432। अगर इसके मैं प्राकृत हलों की संख्या की बात करूंगा तो क्या है, यहां पे ये है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3। तो देखो बच्चों प्राकृत हलों की संख्या है, तो कैसे आएगा, जैसे प्राकृत A का एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे x का मान कितना हो सकता है 1, y का मान 1, तो z का मान कितना होगा, ये पूरे के पूरे, मतलब ये पूरे के पूरे इसी को मिल जाएंगे, या ये पूरे के पूरे इसी को मिल जाएंगे। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3। अब क्या हो सकता है दूसरा, इस x का मान 1 है, y का मान, y को अपन 2 देते, 1 2 दे दें, तो बचे हुए किसको मिल जाएंगे, उसको मिल जाएंगे। और ऐसे ही एक बार x का मान लेट सपोज 3 ले लेते, 1 3 इसको मिल गया और 1 2 इसको मिल गया, बाकी बचे हुए इसको मिल गए, तो 2 की पावर कितना 3 की पावर 2। तो प्राकृत हल निकालोगे तुम, तब क्या होगा, ये जो 2 है, ये इसमें बटेगा ही क्या, मतलब ये 2 कैसे बटेगा, या तो ये आप ऐसे कर लो 2 2 2, आपके पास 4 दुए हैं क्या, 4 एक समान वस्तुएं हैं क्या। ये देखो ये 2 या तो किसी के एक के पास आएगा, ये वाला पहला, ये दुआ देखो किसी के भी पास जा सकता है क्या,
आप अगर प्राकृत हलों की संख्या निकाल रहे हो तो ये दो किसी के भी पास जा सकता है भाई, होगा क्या, ये दुए हैं, इतने दुए हैं, ये चारों के चारों दुए एक के पास भी जा सकते हैं, देखो इसके पास आगे, या फिर ये चार दो में से एक दो देखो इसके पास और तीन दो इसके पास, या फिर इन चारों दो में से एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो फिर एक और इसके पास चला जाए। मतलब कुल मिला के अगर प्राकृत हलों की बात करोगे आप, प्राकृत हल तो जानते ना, अरे वही आपके प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, तो मतलब ये दो हैं, चार एक जैसे दो है, तो ये किसी के भी पास जा सकते हैं क्या, ये चार दो किसी के भी पास जा सकते हैं इनमें से। ऐसे ही ये क्या है, ये क्या है, ये तीन तिये, तीन तीन तीन, तो ये तिये किसी के भी पास आ सकते हैं क्या, देखो ये तीनों के तीनों एक को ही मिल जाए, इसको मिल गए, या फिर ये इन तीनों में से एक तो देखो इसको मिल गया और दो इसको मिल गए, या फिर तीन ऐसा भी हो सकता है, तीन 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 और इसको जो दुए थे वो पूरे इसको मिल रहे थे। तो कुल मिला के अगर अपन प्राकृत हल निकालने जाएंगे तो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा बच्चों, कि ये जो है 2 की पावर 4, मतलब एक जैसे दो दो दो, मैंने 2 की पावर 4 को क्या लिख दिया, दो दो दो, कितने दुए हैं, चार दुए, मतलब चार दुओं में से कितने भी दुए किसी को भी मिल सकते हैं क्या, तो ये चार एक समान वस्तुएं हुई, चार एक समान वस्तुएं, चार एक समान वस्तुएं, और ये देखो x को इनमें से कितनी भी वस्तुएं मिल सकती हैं, x को चारों के चारों दो मिल सकते हैं क्या, y को चारों के चारों दो मिल सकते हैं, z को चारों के चारों दो मिल सकते हैं, या ऐसा बोलो मैं x को कोई भी दो ना मिले तो वो भी संभव है। तो मतलब ये जो चार एक समान वस्तुएं हैं उनमें इन तीनों में किसी को कितनी भी मिल सकती है, किसी को कितनी में, मतलब चार एक समान वस्तुएं, इनको कितने, तीन लोगों में बांटना है क्या, तीन लोगों में बांटना है, तीन लोगों में बांटना है। अब तीन लोग कौन है, तीन लोग कौन है, एक तो x, एक y, एक z, और बिना प्रतिबंध बांटना है, कोई भी प्रतिबंध नहीं, कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आप किसी को कितना भी दे सकते हो। ध्यान से सुनना, 2 की पावर 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, चार दुए हैं, वो चार दुए मतलब चार एक समान वस्तुएं हैं, उनमें इन तीन लोगों में बांटना है, तीन लोग कौन है, x y z, और किसी को कितना भी दे सकते हो, किसी को कितना भी दे सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये समझ में आएगा, तो ये चार एक समान वस्तुएं हैं, इनको तीन लोगों में बांटना है। ऐसे यहां पे क्या है, तीन एक समान वस्तुएं और इनको कितने लोगों में बांटना है, तीन को। तो अपना काम क्या बच्चे, अपना काम क्या हुआ, बोला कि चार वस्तुएं थी और तीन लोगों में बांटना था, तो पहले तीन लोगों में बांटना था, तो तीन लोगों में बांट दो, तीन लोगों में बांटने के लिए सी 3 - 1 और 3 - 1, कितनी वस्तुएं बांटनी थी बच्चे, चार, तो चार। क्या अपना काम पूरा हो गया, क्या अपना काम पूरा हो गया ना, अभी तो केवल दो का डिसाइड किया है कि दुआ किसके पास जाएगा, दो किसके पास जाएगा, अभी तीन को भी तो बांटना है, तो कितने दिए हैं, तीन, तो ये तीन एक समान वस्तुएं हैं, कितने लोगों में बांटना है, तीन में ही, तो ये भी लिखो सी 3 - 1 और ये 3 - 1 और प्लस कितनी वस्तुएं हैं इस बार, तीन, अरे तीन ही तीन है ना ये, और यहां चार वस्तुएं हैं। गुणा क्यों कर दिया, गुणा क्यों करा, क्योंकि अपना काम पूरा कब होगा, जब अपन उन दो को भी बांट देंगे और उन चार को भी बांट देंगे, दो को भी बांट देंगे और चार को भी बांट देंगे, इसलिए गुणा करा। तो ये कितना आ रहा बच्चे, 6c2 इंटू 5c2, 6c2 का मान कितना है, 6 5 तो 15 और 5c2 का मान 10 तो 150, तो कितने तरीके आ जाएंगे बच्चे, 150 तरीके। तो 150 तरीके हो गए, 150 तरीके हो गए। तो कितने पूर्णांक, मतलब कितने तरीकों से ये दुए बांट सकते हो, इनमें ये है 15 तरीके, कितने तरीके से तिये बांट सकते हो, 10, तो कुल तरीके हो गए 150, कुल तरीके हो गए 150। तो ये आ गई आपकी प्राकृत हलों की संख्या, प्राकृत हलों की संख्या कितनी आ गई, 150। जितने प्रकार से आप ये बांट सकते हो इन तीनों में, उतने ही प्राकृत हल आ जाएंगे। अब जो मेन क्वेश्चन इसका और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वह है पूर्णांक हल। अब प्राकृत हल और पूर्णांक हल में क्या डिफरेंस आएगा, प्राकृत हल और पूर्णांक हल में क्या डिफरेंस आएगा, तो प्राकृत हल तो धनात्मक वाले होते हैं और पूर्णांक होते हैं वो माइनस के, पूर्ण नहीं लिखा है यहाँ पे, पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर का मतलब वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो यहां तो था पूर्णांक हल,
नहीं सॉरी, प्राकृत हल, प्राकृत हल। अब अपन क्या देख रहे हैं, पूर्णांक हल हो। तो पूर्णांक हल में और प्राकृत हल में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन होने वाला है। अब क्या रिलेशन है कि यहां तो ये जो संख्याएं हो सकती थी वो प्लस की हो सकती थी, मतलब एक्स वाई जेड तीनों प्लस थे, एक्स वाई जेड तीनों प्लस थे। पर अब पूर्णांक है तो यहां पे एक्स वाई जेड ऋणात्मक भी हो सकती है क्या? देखो वो कैसे। तो देखो ध्यान से सुनना ये बात, ध्यान से सुनना ये बात कि x का मान, अगर अपन इसकी बात करेंगे पूर्णांक, पूर्णांक की बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड बराबर होना तो यही है, कितना मान तो वही आएंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब देखो इसमें यह हो सकता है कि या तो तीनों ही धनात्मक आ जाएं, x भी धनात्मक रहे, y भी धनात्मक और z भी धनात्मक, तीनों के तीनों ही क्या रहे, धनात्मक रहे। तो ये तो वही आ गई क्या, पूर्णांक हल। अगर तीनों को ही धनात्मक रखोगे तो ये तो 150 तरीके आ जाएंगे, तीनों को ही धनात्मक। पूर्णांक में तीनों भी धनात्मक रह सकते हैं ना, हाँ। अब क्या कर सकते हो, इन तीन संख्याओं का गुणा के साथ धनात्मक, तीन संख्याओं का गुणा के साथ धनात्मक है, ध्यान से रखना। तो तीन संख्याओं का गुणा धनात्मक है तो इनमें से किसी दो को ऋणात्मक बना देंगे। अब देखो अगर मैंने x और y को ऋणात्मक, मतलब उनके पहले माइनस साइन लगा दिया, तो ये तीनों को गुणा करें तो प्लस आ जाएगा, फिर से प्लस आ जाएगा। भाई इन तीनों को गुणा करो प्लस आ रहा है, इन तीनों को गुणा करो प्लस आ रहा है। अब किसी भी दो को मैं ऋणात्मक कर सकता हूं क्या, तो इसको ऋणात्मक किया, इसको देना, इसको, तो ये भी प्लस आ जाएगा, या फिर ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो ये क्या मैं तीनों को ऋणात्मक कर सकता हूं क्या, तीनों को ऋणात्मक करते ही तो गुणा माइनस आ जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। तो इसलिए देखो इस बार मेरे पास चार तरीके, या तो मैं तीनों संख्याओं को प्लस रखूं, या तो मैं उनमें से किन्हीं दो को माइनस रख लूं, तो भी जो मेरा गुणा आएगा वो प्लस का ही आ जाएगा। तो पूर्णांक में क्या हो गए बच्चे कि या तो मैं तीनों को प्लस रखूं, या तो उनमें से दो को माइनस और एक को प्लस रखूं। तो दो को माइनस, कौन सी दो को माइनस, या तो पहले वाली दो को, या इसको और इसको, या इसको और इसको। तो ये बात समझ आती है क्या? तो देखो इसके तरीके कितने थे, तीनों संख्याएं प्लस थी, तब इनको अपन कितने तरीकों से बांट सकते थे, कितने तरीकों से बांट सकते थे, 150। तो इसके तरीके 150 थे। अब कोई मुझे यह बता सकता है क्या कि इसके तरीके कितने आने वाले हैं, इसके तरीके कितने आने वाले हैं, इसके तरीके कितने आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं? कि सर और तो कुछ ही नहीं होगा, बांटेंगे तो समान ही तरीके से, बांटना तो इन्हीं को है ना, बस सर उन दो के पहले माइनस का साइन ही तो चिपकाना है, तो लगा देंगे अपन, एक ही तरीका है। देखो ध्यान से सुनना, बांटना तो इनको और इनको ही है, तो बांट देंगे, बस सर एक माइनस का साइन चिपकाना है। तो भाई अपन जो, जैसे मान लो अपन ने बांटा तो संख्याएं तो आगे, मतलब ये बट तो गए, बस अब क्या करना है, x और y के पहले माइनस का साइन लगा देना है। तो बांटने के तरीके उतने ही, और माइनस का साइन लगाना है किसमें, x और y में, तो वो तो एक ही तरीका है, जो संख्या आई उससे पहले माइनस लगा दो। तो मतलब इसके तरीके भी 150 ही होंगे, ये बात समझ में आ रही है। और ऐसे ही इसके तरीके भी कितने होंगे बच्चे, 150 ही होंगे। ऐसे ही इसके तरीके भी कितने होंगे बच्चे, 150 ही होंगे। ये बात मेन चीज। तो टोटल कितना आ गया, 150, 600। ये बात समझ में आती है क्या कि बस साइन अपने को एडजस्ट करना था, बांटने के तरीके तो 150 ही रहने वाले हैं हर केस में, बस वहां पे साइन देख लेना है कि तीनों को प्लस रखना है या दो को माइनस रखना है। तो ये 150 तरीके, तो मतलब कुल 600 तरीके हो जाए। ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है। तो इसलिए ये देखो, प्राकृत हल होते तो अपन केवल बांटने पे ही फोकस करते, पर पूर्णांक हल होते तो फिर वो प्लस माइनस के भी हो सकते हैं, इसलिए वो भी अपने को देखना पड़ेगा। पर अगर हमेशा क्वेश्चन नहीं आए ना पूर्णांक हल हो, तो पहले प्राकृत हल देख लेना, फिर केवल प्लस माइनस ही तो एडजस्ट करना है तो वो कर देना। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से सब चीजों को ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे। ये है, अब ये क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने व्यक्ति, 15 आदमी बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनना, 5 व्यक्ति चुनने के तरीके ज्ञात करो ताकि कोई भी दो क्रमांक ना आए। 15 आदमी बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओ शाबाश, 15 आदमी बैठे हुए हैं। इनमें से कितने व्यक्ति उठाने हैं, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इनमें से 5 उठाने। तो 15 में से 5 उठाने के तरीके तो कितने हो जाते,
कि सर 15C5, अगर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता तो 15 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति चुनने के तरीके 15C5, तो तरीके हो जाते सर 15C5। पर दिक्कत क्या है सर? सर इसने बोल दिया ताकि, तरीके ज्ञात करो ताकि कोई भी दो कर्मागत व्यक्ति ना आए। मतलब इसने कंडीशन क्या दे दिया कि कोई भी दो जो साथ साथ बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी दो नहीं, मतलब कोई भी दो ऐसे व्यक्ति नहीं आ जाने चाहिए जो एकदम साथ साथ हो। मतलब आप इस व्यक्ति को उठाया तो इस व्यक्ति को नहीं उठा सकते, मतलब दो साथ साथ वाले व्यक्तियों को नहीं उठा सकते। ये बात समझ में आएगा कि इस व्यक्ति को उठाया तो इसको नहीं, मतलब जो लगातार बैठे हुए ना, अरे जो एडजासेंट बैठे हुए हैं तो उनको आप नहीं, कंजिकेटिव पर्सन्स को आप नहीं उठा सकते। जो साथ साथ में बैठे हैं उन व्यक्तियों को आप नहीं उठा सकते। यह बात क्लियर है क्या? तो बात कंडीशन छोटी सी है कि व्यक्ति आप उठा लो, पर कैसे उठाने कि कोई भी दो लगातार वाले व्यक्ति ना आए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोचें? इसके 3-4 तरीके हैं, पर मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे अपना वर्त वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन है कि ये का ये क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति एक वर्ताकार टेबल में बैठे हैं, तो फिर कोई भी तरीका इसमें बाकी काम करेगा नहीं, इसलिए अपन वो तरीका देखेंगे जो दोनों में काम करे और काम का भी हो। तो 15 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे, 5 व्यक्ति चुनने, तो मैंने माना एक व्यक्ति मैंने ये चुन लिया, माना दूसरा व्यक्ति मैंने यहां से उठाया, तीसरा व्यक्ति मैंने यहां से उठा लिया, चौथा मैंने यहां से उठा लिया और 5वां मैंने उठाया। ये बात क्लियर है? एक व्यक्ति उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, 4 उठाया, 5 उठाया, तो कैसे एक केस बताया मैंने, ऐसे उठा लिया। अब ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं। मैंने मान लिया इससे इधर जो व्यक्ति बचने वाले हैं वो x1, इसके पहले कितने व्यक्ति बच गए? x1। जो पहला पर्सन उठाया उसके पहले कितने व्यक्ति यहां पे बचे हुए हैं? x1, मतलब 2 3 4 5। यहां पे देखो कितना व्यक्ति बचा हुआ है? एक व्यक्ति। क्या तो मैंने क्या माना? मैं मान रहा हूं कि इसके पहले कितने व्यक्ति बचे हुए हैं? x1, मतलब मैं पहला व्यक्ति इधर x1 व्यक्ति छोड़ के उठाऊंगा। फिर पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में मैंने मान लिया x2 व्यक्ति बच गए। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बच गए? x2। फिर मैंने माना इस दूसरे और तीसरे के बीच में x3 व्यक्ति बच गए। ऐसे ही तीसरे और चौथे के बीच में x4 व्यक्ति बच गए, और इन दोनों के बीच में x5, और इसके इधर x6, मतलब x6 का 20 का मान कितना है? 0 है। तो देखो ये संभावना हो सकती है, अगर आप 5 व्यक्ति उठाओगे तो कुछ व्यक्ति उस पहले वाले व्यक्ति से पहले भी बचेंगे, कुछ व्यक्ति इन दोनों के बीच में भी बचेंगे, कुछ व्यक्ति इन दोनों के बीच में बचेंगे, कुछ इन दोनों के, कुछ इन दोनों के, और हो सकता है कुछ व्यक्ति 5वें व्यक्ति के आगे भी बच जाए। ये बात समझ आ गई? ये क्या है? 5 व्यक्ति उठाने के बाद बचे हुए व्यक्तियों की संख्या, मतलब कुछ व्यक्ति पहले व्यक्ति से पहले भी बच सकते हैं। अरे भाई जैसे लाइन में बैठे थे, आपने पहले व्यक्ति को छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को उठा लिया, तो मतलब कितने व्यक्ति बच गए? पहले 2, फिर एक छोड़ के और उठा लिया, 5वें को उठा लिया, फिर एक छोड़ के और उठा लिया, फिर 6ठे को, फिर एक छोड़ के और 9वें को, फिर और उठा लिया 11वें को। तो इधर भी कुछ व्यक्ति बच सकते हैं क्या? इसलिए मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, कि 5 व्यक्ति माना कोई भी उठाया आपने, तो उससे पहले कुछ व्यक्ति बच सकते हैं, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ, इन दोनों के बीच में कुछ, इन दोनों के बीच में कुछ, इन दोनों के बीच में कुछ। अब ये बचे हुए व्यक्ति हैं, इनका योग कितना होगा बच्चे? चलो मैं लिख देता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। ये जो व्यक्ति बचे हुए हैं, इनका योग कितना होगा? इनका योग होगा कितना बच्चे? 5 व्यक्ति उठा लिया आपने 15 में से, तो इनका योग कितना होगा? 10। तो कुल मिला के, और इनका मान क्या क्या हो सकता है? देखो ध्यान से सुनना, इनका मान क्या क्या हो सकता है। अब अपने पास एक समीकरण आ गई, x1 प्लस x2 बराबर 10। 10 क्यों आए? क्योंकि 5 व्यक्ति आपने उठा लिए। अब ध्यान से सुनना जो काम की बात है, x1 का मान क्या क्या हो सकता है? x1 का मान कहां से शुरू होगा? 0, मतलब थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं। x1 का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? इधर कोई भी व्यक्ति ना बचे, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। 1 हो सकता है, 2, मतलब ऐसे कोई भी मान इसका हो सकता है। अगर x2 की बात करें, क्या x2 का मान 0 हो सकता है? चलो इनको साइड में लिख देते हैं।
इधर अपन नहीं लाते हैं, इधर ही लिख देते हैं। x1 का मान क्या क्या हो सकता है? x1 इसका मान क्या पहले व्यक्ति को आप उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। तो x1 का मान क्या हो सकता है? 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। x2 का मान क्या हो सकता है? क्या इसके पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में बचे हुए व्यक्ति है, इसका मान क्या क्या हो सकता है? क्या इसका मान 0 हो सकता है? अगर 0 हुआ इसका मतलब पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई व्यक्ति बचा ही नहीं। पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई व्यक्ति बचा ही नहीं, इसका मतलब पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति तो पास पास वाले ही आ गए। क्या पास वाले ही आ गए, कर्मागत ही आ गए वो तो, इसलिए इसका मान 0 नहीं हो सकता। मतलब इसका मान क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है क्या? हाँ, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति रह सकता है, 2 व्यक्ति रह सकता है, 3 ऐसे। और x3 का मान भी क्या है? x4 भी क्या है? x5 भी क्या है? बोलो इनमें से देखो ना तो x3 0 हो सकता, अगर इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या 0 होगी, मतलब ये पास वाले हो गए, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0, तो ये कब हो सकते हैं? 1 2 3। और x6 का मान कितना हो सकता है? इसका मान 0 हो सकता है बिल्कुल। तो इनको देख के आपको क्या लग रहा है? इनको देख के आपको क्या लग रहा है? देखो सर x1 कुछ भी हो सकता है, x6 कुछ भी हो सकता है, पर इन 3 4 पे कंडीशन आ गई। क्या इन 3 4 पे प्रतिबंध आ गया? क्या कि इनका मान कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। क्या इनका मान 0 नहीं हो जाना चाहिए। इनका x2 x3 x4 x5, मतलब ये जो बीच में बचे हुए व्यक्ति है ना, ये 0 नहीं हो जाते, क्योंकि इसका मान 0 होने का मतलब ये और ये व्यक्ति पास वाले हो गए। इसलिए देखो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको भी 1 देना पड़ेगा, इसको भी 1 देना पड़ेगा, इसको भी 1 देना पड़ेगा, तो अपने पास कितने बचे? 6। देखो इसका तो मान कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, इसका भी 0, पर इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 1, तो कितना बचा? 6। अब 6 को बिना प्रतिबंध बांट दो, 6 को बिना प्रतिबंध बांट दो, तो कितने लोगों में बांटना है? 6 में ही। तो 6 - 1 6 - 1 कितने को बांटना है बिना प्रतिबंध? 6 को। तो ये आ गया, कितना आ गए? 11C5, 11C5, यही आंसर है आपका, यही इसका आंसर। और इसको मैं कोई भी 2 क्रमागत ना आए तो इसको मैं कर सकता हूं गैप मेथड से, पर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगले ही क्वेश्चन में आप भयानक गलतियां कर लोगे। इसलिए देखो आपको तो ये क्वेश्चन होने से मतलब है ना, और मैं बता देता हूँ ये बेस्ट वे है। अगर आपको एक बार ध्यान में समझ में आ जाए और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैंडल करेंगे अपन इससे, तो इसलिए देखो मैं वो बकवास नहीं करूंगा, बाकी कर सकता हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए वो छोटा सा तरीका है, मैं बता सकता हूँ, पर अगला ये क्वेश्चन होगा नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। बस आप अगर खुद से सोचोगे तो आराम से आ जाएगा गैप मेथड से, है ना। तो अब देखो, और वो लॉजिक भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो लॉजिक जो आपने सीखा ना, अगले क्वेश्चन में अप्लाई करके अगले क्वेश्चन में अप्लाई करना समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, तो वो लॉजिक में नहीं बताऊंगा मैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देख लो, इस प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल बना दिया अपन ने, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये समझ में आया। अब बाकी देखो यार कि पहले दूसरे के बीच में कुछ व्यक्ति तो इधर पहले बचे होंगे, पहले व्यक्ति, कुछ इनके बीच में, कुछ इनके बीच में, कुछ इनके बीच में, कुछ इनके बीच में, और कुछ लास्ट में बचे होंगे। तो बचे हुए व्यक्तियों की योग कितना होगा? 10, क्योंकि 5 उठा लिए 15 में से, तो 10। अब इनको एक एक देना ही पड़ेगा, तो ये खत्म। तो जितने तरीके से ये बांट सकते हो उतना ही आंसर है। क्लियर है ये बात? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये वाला बोलो। इस बार क्या है, एक वर्ताकार टेबल पर 15 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इस बार प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि यहां पे बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 15। इस बार कितने उठाने? 5 ही व्यक्ति उठाने। क्या इस बार 5 व्यक्ति उठाने? ध्यान से सुनना। और कैसे उठाने? सुनने के तरीके याद करो ताकि कोई भी 2 कर्मागत ना आए, मतलब कोई भी 2 पास वाले नहीं उठाने हैं। कंडीशन है, अगर कोई प्रतिबंध नहीं होता तो 15C5 हो जाता, पर कोई भी दो पास वाले नहीं आने चाहिए। तो इसलिए बोलो मान लो मैंने एक व्यक्ति यहां से उठा लिया, दूसरा यहां से उठा लिया, तीसरा यहां से, चौथा यहां से,
500 यहां से। तो देखो इन दोनों के बीच में कुछ व्यक्ति बच जाएंगे क्या? इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ व्यक्ति तो बचेंगे ना, क्यों? अरे भाई तुम पास पास वाले नहीं उठाओगे तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ व्यक्ति तो रहेंगे। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ व्यक्ति फंस जाएंगे क्या? तो उनको अपन ने x2 बोल दिया। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ व्यक्ति रह जाएंगे क्या? x3। इन दोनों के बीच में भी रह जाएंगे कुछ व्यक्ति x4 और इसके भी बीच में रह जाएंगे कुछ व्यक्ति x5। पहले और दूसरे, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कुछ व्यक्ति फंसे, इन दोनों के बीच में कुछ फंसे, इन दोनों के बीच में, इनके बीच में, इन दोनों के बीच। तो ये बात समझ में आता है क्या? यहां से मैंने एक व्यक्ति उठाया था तो इन दोनों के बीच में कुछ फंसे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कुछ व्यक्ति उठाने थे तो मैंने क्या बोला, उन व्यक्तियों, मैंने 5 व्यक्ति उठाए, 1 2 3 4 5 व्यक्ति उठाए। तो पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में भी कुछ व्यक्ति फंस गए, इनके बीच में भी फंसे, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, तो कुछ कुछ व्यक्ति फंसे। अब फंसे हुए व्यक्ति ये क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। इनका वैल्यू कितना आएगा? ये तो है, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, x3, x4, x5। तो कितना है इनका योग? 15 थे कुल, 5 उठा लिए तो कितने बचे? 10। इस बार देखो x1, x2, x3 का मान क्या क्या हो सकता है? देखो x1, x2, x3, x4, x5, कोई भी इस बार जीरो नहीं हो सकता क्या? इसको जीरो रख दिया तो ये पास पास वाले आ जाएंगे, इसको जीरो रख दिया तो ये पास पास वाले आ जाएंगे, इसको जीरो रख दिया तो ये पास पास, मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। तो मतलब इनका मान क्या है? 1 2 3, इस टाइप के मान इनके हो सकते हैं। तो इस बार समीकरण यही सॉल्व करना है, बस कंडीशन क्या बदल गया? क्या बदला कि मेरे को x1 को भी जीरो नहीं रख सकते, x2 को भी नहीं, x3 को भी नहीं, x4 4 5 किसी को भी जीरो नहीं रख सकते। तो मतलब सबको एक एक तो देना ही पड़ेगा क्या? सब तो एक एक तो देना ही पड़ेगा। तो कितने बचे? 5। अब 5 को बिना प्रतिबंध बांट दो। देखो कंडीशन क्या थी कि इनका मान कम से कम एक होना चाहिए, मतलब कम से कम इनके बीच में एक व्यक्ति तो बचना ही चाहिए, इनके बीच में भी, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, तो कम से कम एक व्यक्ति बीच में बचना चाहिए। इसलिए इनको सबको एक एक दे दिया। अब बांट दो 5 को, कितने में? 5 में। तो 5 सी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 9c। कितना हो रहा है? 9c4 हो रहा है क्या बच्चे? 9c4। तो ये क्या मिला अपने को कि पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में इतने व्यक्ति रहेंगे, इसके बीच में इतने, इसके बीच में इतने, इसके बीच में इतने, इसके बीच में इतने। इसने क्या बोला? ये है पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में व्यक्तियों की संख्या, ये है पहले, दूसरे और तीसरे के बीच में ये व्यक्ति हैं। अब ये आई क्या? ये तो आया कि पहले और दूसरे के बीच में कितने व्यक्ति रहेंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में कितने व्यक्ति रहेंगे, और तीसरे और चौथे के बीच में कितने व्यक्ति रहेंगे, चौथे और पांचवें के बीच। अब पहला व्यक्ति कौन है? रेखा में क्या हो रहा था? रेखा में तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था। देखो रेखा में क्या था? रेखा में एक स्टार्टिंग पॉइंट था क्या भाई? रेखा वाले में एक स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये पहला व्यक्ति आ गया। पर सर्कल में क्या हो गया? इस वर्त में क्या हो गया? कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं, तो पहला व्यक्ति कैसे उठाएं भाई? उसमें तो इधर से शुरू हो रहा था, तो पहले वाला व्यक्ति आ गया। अपन ने काउंट कर लिया ना कि इतना छोड़ के पहला व्यक्ति उठा लेना, मतलब x1 का मान बताते ही वो व्यक्ति उठ गया। पर इस बार क्या हो रहा है? इस बार तो ये गोल है, इसमें एक दिक्कत आता है क्या? इसका कोई स्टार्ट पॉइंट ही नहीं है, अरे स्टार्ट पॉइंट ही नहीं है, तो मतलब पहला व्यक्ति तो उठा ही नहीं। अपन ने ये तो बता दिया कि पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति आएंगे भाई? x1, और ये भी बता दिया x2, x3, x4, x5, पर ये नहीं बताया ना कि पहला व्यक्ति कौन है, क्योंकि ऐसे तो पहला कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, तो पहले व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, पहले व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। तो अभी क्या नहीं आया? अभी तो ये तो गैप सिलेक्शन हुआ है। गैप सिलेक्शन का मतलब कि पहले और दूसरे के बीच में कितने व्यक्ति आएंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में कितने व्यक्ति आएंगे, तो इसका नाम दे देते हैं अपन गैप सिलेक्शन, मतलब उनके बीच में कितने कितने व्यक्ति छोड़ने हैं, वो आया। अभी क्या नहीं आया? पहला व्यक्ति नहीं आया। तो पहले व्यक्ति को लाने के कितने तरीके? कितने व्यक्ति बैठे हुए थे? 15, तो पहले व्यक्ति को लाने का कितने तरीके? तो ये गैप सिलेक्शन हो गया। अब अपन करते हैं 9c4 तो हो गया, इनटू अब कितने? पहले व्यक्ति को लाने के तरीके 15c1, तो ये हो जाएगा 15c1। ये क्या है? पहले व्यक्ति को लाने के तरीके।
पहले व्यक्ति को चुनने के तरीके लिख लेना यहाँ पे, पहले व्यक्ति को चुनने के तरीके। तो ये आ गया। अब ये सर्कल है बच्चे, तो गोल है, तो गोल है, इसके लिए गोलमाल फिर करेगा आपको। देखो अगर आपने पहला दूसरा बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, एक बार आपने इसको पहला चुना, इसको दूसरा चुना, इसको तीसरा चुना, इसको चौथा चुना, इसको पांचवा चुना। फिर कोई दूसरा तरीका ऐसा भी आएगा क्या, जब आपने भाई आप तो x1 x2 x3 के मान निकाले थे, तो वो तो गैप सिलेक्शन हो गया कि पहले दूसरे के बीच में इतने, दूसरे तीसरे के बीच में इतने इतने इतने। तो एक बार ऐसा आया। फिर एक बार ऐसा भी हुआ होगा क्या, इसको आपने पहला व्यक्ति चुना होगा, इसको दूसरा व्यक्ति चुना होगा, इसको तीसरा व्यक्ति चुना होगा, इसको चौथा और इसको पांचवा। तो अभी आपके पास व्यक्ति सेम ही आए क्या, कि आपने पहला इसको चुना तो ये 5 व्यक्ति आए। फिर एक ऐसा भी तरीका हुआ जब आपने पहला इसको चुना और बाकी ये चुने गए। और एक तरीका ऐसा भी पक्का आएगा क्या, जब आपने इसको पहला व्यक्ति चुना होगा, इसको दूसरा व्यक्ति चुना होगा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा। तो ये भी एक तरीका है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। मतलब पहला व्यक्ति आप ये भी चुनो, ये चुन सकते हो, ये चुन सकते हो, या फिर इसको चुन सकते हो, या फिर इसको चुन सकते हो। तो मान लो अगर आपने पहला व्यक्ति इसको चुना होता तो भी कुछ तरीके आते, फिर या फिर इसको आपने पहला चुना होता तो भी कुछ तरीके आते। तो मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर आप पहला पर्सन इस व्यक्ति को चुनते हो तो एक तरीका आ जाता है, अगर दूसरा पहला पर्सन इस वाला व्यक्ति को चुनते हो तो भी वही सेम 5 पर्सन आते हैं, इसको चुनते हो तो भी सेम 5 पर्सन, इसको चुनते हो तो भी वही पर्सन, इसको चुनते हो तो भी 5 पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया कि आप पहला व्यक्ति इनमें से किसको चुन रहे हो। अगर पहले इसको चुन रहे हो तो ये 5 पर्सन आ सकते हैं, अगर आपने पहला इसको चुनो तो इसके साथ ये 5 पर्सन आ सकते हैं, इसको पहला चुना तो भी 5 आ सकते हैं, इसको पहला चुना तो 5, इसको पहला चुना तो 5। इसका मतलब ये 5 ही पर्सन थे, पर ये कितनी बार काउंट हो गए, यहाँ 5 बार। कैसे हो गए, देखो भाई, आपने 15 में से एक पहला उठाया, 15 C1 मतलब पहला पर्सन उठाया, तो एक बार इसको पहला उठाया तो इसके साथ ये चारों आ गए। फिर जब दूसरी बार इसको उठाया तो इसके साथ भी एक तरीका ऐसा रहेगा ना, जब ये चारों आ जाएंगे। वो कैसे सर, वो कैसे? वो ऐसे बच्चे कि देखो, पहला पर्सन आपने इसको लिया, फिर x1 का मान मानो 2 आया तो दूसरा ये आ गया, फिर x2 का मान 1 आया हुआ था, मान लो इसका मान एक पर्टिकुलर सिनेरियो में 1 है, इसका मान 1 है, इसका मान भी 1 है, इसका मान कितना लग रहा है 2 है, और इसका मान कितना 2 1 2 2 1 1 और 2 6 हो गए 6, तो इसका मान 4 है। तो पहला इसको उठाया तो दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे आ जाएगा। फिर आपने पहला इसको उठाया तो ऐसा भी रहा होगा ना कि फिर x1 का मान 1 रहा होगा, तो कुल मिला के आराम से लिखने पे देखना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा कि x1 का मान, एक सिनेरियो जब आपने इसको पहला व्यक्ति उठाया उस टाइम x1 का मान 2 रहा तो ये दूसरा व्यक्ति, x2 का मान 1 रहा तो ये तीसरा, x3 का मान 1 रहा तो ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। फिर जब आपने इसको पहला व्यक्ति उठाया उस टाइम ऐसा हुआ होगा ना कि x1 का मान तो ये है, x2 का ये, x3 का ये, x4 का ये और x5 का ये मान हो जाएगा। तो इसलिए ये 5 पर्सन है, तो ये 5 पर्सन कितने तरीके में आ गए, 5 में। इसलिए ये 5 पर्सन को उठाने का ये जो तरीका है, इसमें अपने 5 बार गिन लिया, मतलब 5 बार काउंटिंग होगी, इसलिए इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 5 में से किसको पहला लिया है, तो ये तरीके होंगे। यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, और बच्चों को नहीं, बहुत लोगों को होता है, ये समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है। बाकी बात ऐसी है कि इसको इस तरीके से करेंगे तो अपन हो सकता है कि समझ पाए, और समझ ना पाए तो फॉर्मूला याद कर पाए, क्योंकि समझने में तो काफी ज्यादा, अगर पूरा पीयूसी का फील है तो उसके बाद अपने दिमाग में जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और सोच सकते हैं क्या सर हम पहले से, ना, पहली बार अगर आपने सोच लिया तो मैं बता दूं, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद से तैयारी कर सकते हैं।
हाँ, तो इसलिए पहली बार बच्चे आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा, और अगर आपने कर लिया तो कोई टीचर की जरूरत आपको नहीं, IIT एडवांस आप क्लियर कर सकते हो। तो 9C4 ये हुआ गैप सिलेक्शन, ये पहले का सिलेक्शन, और ये इतनी बार काउंटिंग हो गया इसलिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसका तरीका 9C4 इंटू 15C1 अपॉन 5C1 कि पहला कौन से को चुना है, तो ये इसका तरीका है। क्लियर है क्या? तो सर्कुलर से उठाना बहुत खतरनाक काम है। जब अपने को प्रतिबंध दे दिया जाए, जब अपने को प्रतिबंध दे दिया जाए, बहुत खतरनाक तरीका है उठाने का। और इससे भी अच्छा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखो ज्योमेट्रिकल वे से भी बताया जा सकता है। इसने क्या दिया, 15 भुजा वाले बहुभुज के शीर्षों का प्रयोग करके पंचभुज बनाया जा सकता है। मतलब 15 भुजा का बहुभुज है, ये 15, 1, 2, ये 15 इसके शीर्ष है। क्या बोला इसने, 15 भुजा वाले बहुभुज के शीर्षों का प्रयोग करके पंचभुज बनाए जाते हैं। पंचभुज इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पंचभुज तथा बहुभुज में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो। देखो अगर आपको 5 शीर्ष चुनने, इसके पंचभुज बनाना है तो 5 शीर्ष चुनने। अगर आपने एक ये शीर्ष चुना, एक ये शीर्ष चुना, एक ये शीर्ष चुना, एक ये शीर्ष चुना, तो 4 हो गए। एक ये चुन लिया, मान लो एक ये शीर्ष आपने चुन लिया, तो ये देखो पंचभुज बन जाएगा ये, और यहां से ये सीधा आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये पंचभुज बन गया। देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। पर इस पंचभुज में दिक्कत क्या है, इस पंचभुज में दिक्कत क्या है, इस पंचभुज में दिक्कत क्या बच्चे, कि देखो इसने बोला था इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पंचभुज तथा बहुभुज में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो। मतलब इन दोनों में कोई भुजा उभयनिष्ठ होनी नहीं चाहिए। तो उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, तो देखो ये तो उभयनिष्ठ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भुजा उभयनिष्ठ है। ये भुजा में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, कि देखो ये बहुभुज की भी भुजा है और ये पंचभुज की भी भुजा है। तो ऐसा कब होगा कि बहुभुज और पंचभुज की भुजा उभयनिष्ठ कब आएगी, जब आपने पास पास वाला शीर्ष चुन लिया हो, जब आपने पास पास वाला शीर्ष चुन लिया हो। देखो ध्यान से, ये और ये चुना तो बहुभुज की भुजा तो ये थी, पंचभुज की भी भुजा यही हो जाएगी क्या। तो मतलब इस प्रकार बनाना है कि कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो। इसका मतलब कि पास पास वाले शीर्ष ना चुने, पास पास वाले शीर्ष ना चुने, या ऐसे बोल दो कोई भी दो कर्मागत शीर्ष ना चुने। इसी को ऐसे बोल दो, कोई भी दो कर्मागत शीर्ष ना लें, कोई भी दो कर्मागत शीर्ष नहीं लेना है। क्योंकि अगर कर्मागत शीर्ष ले लोगे तो पंचभुज और बहुभुज में भुजा क्या आ जाएगी, उभयनिष्ठ आ जाएगी। पंचभुज और बहुभुज में भुजा क्या आ जाएगी, उभयनिष्ठ। तो इस बार भी अपना काम क्या है, इस बार भी अपना काम क्या है कि इस बहुभुज के 15 शीर्ष थे, उनमें से 5 शीर्ष उठाने हैं। बहुभुज में 15 शीर्ष हैं और अपने को पंचभुज बनाना है, तो इस बहुभुज के कितने शीर्ष चुनने पड़ेंगे, 5। कितने, 5। 15 शीर्षों में से 5 शीर्ष चुनेंगे तो एक पंचभुज बन जाएगा क्या। तो 5 शीर्ष चुनने, पर कैसे चुनने कि कोई भी दो कर्मागत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्मागत हो गए तो वो भुजाएं क्या हो जाएंगी, उभयनिष्ठ हो जाएंगी। तो इसलिए 15 शीर्ष वाला बहुभुज है, उनमें से 5 शीर्ष चुनने इस प्रकार की कोई भी दो कर्मागत नहीं हो। तो ये पिछला ही हो गया क्या, ये पिछला ही क्वेश्चन हो गया क्या। देखो इसको अगर मैं इधर बनाऊं तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये 15 भुजा वाला को जो भी था अपना पंचभुज था, तो 15 भुजा वाला पंचभुज था। मान लो मैंने एक ये उठाया, एक ये उठाया, एक ये शीर्ष उठा लिया मैंने, और एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया। तो 5 शीर्ष उठाने, 1 2 3 4 5। मैंने माना इन दोनों के बीच में x1 शीर्ष फंसे, इसके बीच में x2 फंसे, इनके बीच में x3 फंसे, इनके बीच में x4 फंसे, इनके बीच में x5 फंसे। पहले शीर्ष दूसरे के बीच में x1 x2 x3 x4। तो क्या होगा बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 10 होगा क्या। 15 में से 5 उठा लिए तो 10 बचा। अब वही बात, इन सब का मान एक एक तो होना ही चाहिए क्या।
नहीं तो वो क्रमागत वाले आ जाएंगे। बीच में जो शीर्ष बचे हैं उनका मान एक एक उठाना ही, तो 5 आ गया। अब 5 आ गया तो बोलो इसको बिना प्रतिबंध बांट तो कितना आएगा, 5 में बांटना है तो 4, और यहाँ पे 4 + 5 तो 9 से 4। अब पहला शीर्ष तो उठाना पड़ेगा आपको, पहला शीर्ष तो उठाना पड़ेगा। पहले शीर्ष को उठाने के कितने तरीके, 15C1 तो 15C1। और अगर आपने शीर्ष उठाया तो वो एक पंचभुज कितनी बार काउंट हो जाएगा, 5 बार, कि पहला इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसका, तो 5 बार काउंट हो जाएगा। तो ये तरीके, और ये वही तरीके आ रहे हैं जो पिछले वाले में आए थे, ये वही तरीके हैं जो पिछले वाले में आए थे। इसलिए देखो ये और ये प्रॉब्लम सेम है बिल्कुल। जो पीछे अपन ने किया था ये प्रॉब्लम, मतलब इसमें आदमी बैठे थे, अगर आदमियों की जगह मैं क्या कर देता, पंचभुज वाला कर देता, 15 भुजा वाले बहुवचन से पंचभुज मतलब 5 भुजा सेलेक्ट करनी थी, बस कर्मागत नहीं होने चाहिए, तो यही बात खत्म। अब देखो ये समझ में आता नहीं, बहुत से लोग आराम से समझ गए और मोस्ट ऑफ द जनता, पर देखो इसको अगर आपने इतना सोचना या याद रहना जरूरी नहीं, समझ में आ सकता है पर उस दिन भूल जाए, तो इसलिए इसका फॉर्मूला ही बना दिया। तो कई बार दिक्कत आता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो कैसे, n वर्त पर n वस्तुओं में से r वस्तुओं, वर्त पर रखी n वस्तु, वर्त पर कितनी वस्तुएं रखी है, n वस्तुएं रखी है, उनमें से r वस्तु चुनने के तरीके यदि कोई भी दो कर्मागत नहीं है, मतलब कोई भी दो कर्मागत नहीं आनी चाहिए, तो वर्त पर कितनी वस्तुएं रखी हुई है, n। तो वही तरीका करेंगे, पहली उठाई, दूसरी उठाई, तीसरी उठाई, चौथी उठाई, और ऐसे ऐसे करके लास्ट हो गए। ये n वस्तुएं रखी थी, इनमें से r सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में कितनी भुजाएं बच गई, x1, इन दोनों के बीच में x2, इन दोनों के बीच में x3, और इसके बाद में xr बच जाएंगे क्या भाई, पहले दूसरे के बीच में दूसरे, तीसरे, चौथे, और r, और ये rv भुजा उठाई, rv वस्तु उठाई अपन, ये पहली वस्तु उठाई, तो इसके x1, x2, x3 और xr। तो यहां देखो पहले दूसरे के बीच में दूसरे, मैं बता देता हूं, याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो देखो r तो उठा लिए थे, कुल n वस्तुएं थी, उनमें से r उठा ली तो कितनी बची, n - r। अब इन सबको एक एक तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो पास वाली वस्तुएं आ जाएंगी, तो n - 2r हो गया। अब n - 2r को बिना प्रतिबंध बांट दो, तो क्या आ जाएगा, CR - 1, R - 1, कितनी वस्तुएं बांटनी है, n - 2r, n - 2r वस्तुएं बांटनी, इनटू पहले को सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, NC1, और फिर वो कितनी बार काउंट हो जाएगा कि पहला इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, तो r बार, तो यार, तो ये देखो बच्चे कितनी आ गई, n - r - 1 CR - 1 इंटू n/r, तो ये सूत्र आ जाएगा। ये सूत्र देखा हुआ लग रहा क्या, कहीं पे देखा था क्या, कहीं पे देखा है क्या ये सूत्र, देखो n/r तो आएगा ही आएगा, n/r तो अलग से याद रखना, अगर वर्त से चीजें उठानी है और कोई भी दो कर्मागत नहीं है तो n/r से तो गुणा करना ही, ये तो याद रखना। और ये जो है ये देखा हुआ लग रहा क्या, ये बैगर मेथड वाला ही सूत्र है, ध्यान से देखो, बस यहां पे एक प्लस की जगह माइनस हो गया है, ये बैगर्स मेथड का ही सूत्र है क्या, देखो ध्यान से, ये बैगर वाला ये क्या, बेगर्स मेथड वाला ये क्या, बस एक जगह उस बेगर्स मेथड वाले में प्लस की जगह माइनस, उसका क्या था बेगर्स का, r - 1 प्लस n था, तो यहां पे ये बस माइनस हो गया है, केवल एक साइन का चेंज है, बेगर मेथड वाले फॉर्मूले में केवल एक चिन्ह बदलना है, तो ये आ जाएगा, और इसको n/r से गुणा करना है, यह याद रखा, तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अब जो छोटे ये जो क्वेश्चन थे ये इतने छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए कि एक एक मिनट में आंसर निकाल लो। क्या ये सूत्र याद रखा, तो ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे इतने छोटे हो गए कि एक एक सेकंड में कर लो। तो इसलिए ध्यान रख लेना, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी करना है क्वेश्चन को, या दिक्कत आ रही थी ये दो क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूले रख लो। अगर वर्त पर n वस्तुएं रखी हैं, उनमें से r चुननी है, कोई भी दो कर्मागत ना हो, तो सीधा बेगर्स वाले में एक माइनस करना है और n/r से गुणा करना है। याद रह जाएगा क्या, तो इसको अप्लाई करना तो यार बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है। इसमें जैसे अप्लाई करते हैं, 15 वस्तुएं थी, तो फॉर्मूला n - r - 1 CR - 1, बेगर वाला लिखा, बेगर का ये फॉर्मूला होता था,
तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देना है, बस माइनस यहाँ पे इंटू एन बाई आर। तो एन का मान कितना है यहाँ 15, तो 15, आर का मान कितना लेना है 5। लो ये आंसर था, ये आया था कि आपका देख लो 15 माइनस 6 तो 9c4 इंटू 15/5, ये आंसर आया था क्या, बोलो यही आंसर आया था क्या बच्चों, ये रहा 9c4 इंटू, तो इतना सा हो जाएगा। अब बात ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को, वैसे तो एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर, या तो समझ लो और बात बराबरी है, या तो तरीका ध्यान रख लेना या तो ये फॉर्मूला याद रखना। बस तरीके में ये ध्यान रखना n बाई आर करना पड़ेगा, n बाई आर करना पड़ेगा। तो क्लियर है, ये कर सकते हैं आराम से। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई। n भुजाओं वाले बहुभुज के शीर्षों का प्रयोग करके त्रिभुज बनाए जाते हैं बिना प्रतिबंध। कितनी भुजा है, n भुजा, उसका बहुभुज है, उसमें से त्रिभुज बनाने। अब त्रिभुज बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, 3 शीर्ष। तो पहला क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत सिंपल, ये ऐसे ही करके ये n भुजा वाला बहुभुज था, ये पहला, दूसरा ऐसे ही और n। तो ये सब बहुभुज था, इनसे क्या बनाना है, त्रिभुज। तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चे मेरे को, 3 शीर्ष। तो 3 शीर्ष उठा लो, कितने शीर्ष थे इनमें, n शीर्ष थे, कितने शीर्ष उठा लो 3। तो बस बिना प्रतिबंध तो आ गया, बिना प्रतिबंध तो आ गया क्या, NC3। अगर कोई भी 3 शीर्ष उठा लोगे तो एक त्रिभुज बन ही जाएगा, तो NC3। दूसरा क्या बोल रहे हैं, यदि ठीक एक भुजा उभयनिष्ठ हो। इस बार क्या बोला इसने कि एक ही भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, बहुभुज और त्रिभुज इन दोनों में केवल एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। कितनी, एक। तो कैसे करोगे, तो एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो इसको सोचने के 2 तरीके हैं। अभी सी का वो, अरे ना, अब फ्रेश क्वेश्चन है भाई, उसका कोई लेना देना नहीं है पीछे वाले क्वेश्चन से, इसका ज्यादा वो लेना देना होगा तो आपको पता चल जाएगा। फ्रेश क्वेश्चन है, आराम से ये पढ़ो। यदि ठीक एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब त्रिभुज बनाए जाने हैं और एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो मतलब क्या, अगर आप एक शीर्ष ये लेते हो तो दूसरा शीर्ष तो यही लेना पड़ेगा क्या, मतलब 2 तो पास पास वाले शीर्ष चुनने, क्या 1 और 1 2 तो पास पास वाले शीर्ष चुनने हैं। और इसके बाद तीसरा शीर्ष कौन सा चुनना है, बचे हुए में से। तो 2 तो पास पास वाले शीर्ष चुनने और एक शीर्ष चुनना है कि अब एक ही भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, मतलब 2 तो पास पास वाले शीर्ष चुन लो, 2 पास पास वाले शीर्ष, 2 तो पास पास वाले शीर्ष चुन लेना। और एक शीर्ष चुनना है जो इनसे दूर हो, तो 2 तो पास पास वाले शीर्ष चुनना है और एक शीर्ष चुनना है जो इनसे दूर हो, तो यहाँ पे हो जाए, तो ये त्रिभुज आ जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज आ जाएगा अपने पास। तो 2 पास पास वाले और एक उनसे दूर होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं एक पहला शीर्ष चुनने के कितने तरीके मेरे पास, पहले शीर्ष को चुनने के लिए कितने तरीके, पहला शीर्ष चुनना है तो उसकी कितने तरीके, सर n तरीके, NC1 पहला शीर्ष चुनने के तरीके। अच्छा, ज्यादा अच्छा तरीका बताते हैं, इसको छोड़ो। 2 तो पास पास वाले शीर्ष चुनने, तो इसका मेथड 1 बेस्ट मेथड बताता हूं, फिर मेथड 2 बताऊंगा, मेथड 3 भी बताऊंगा। पहले मेथड 1 देखो कि 2 तो पास पास वाले शीर्ष ही चुनना, क्या तो यार एक तो भुजा ही हो गई क्या, मतलब सीधा क्या करें, 2 शीर्ष ना बोल के ये बोल दूं क्या, एक तो भुजा इसी की भुजा में से चुनी जाएगी क्या, एक तो भुजा ही चुन लो, एक तो क्या कर लो, भुजा ही चुन लो। तो कितनी भुजाएं हैं भाई, एक तो इसी की भुजा होगी ना, एक भुजा उभयनिष्ठ है मतलब इसी की भुजा वो त्रिभुज की भुजा होगी। तो पहली भुजा को चुनने के कितने तरीके, तो भुजा चुनने मतलब एक भुजा चुन लो, मतलब इस बार अपन क्या कर रहे हैं, एक तो भुजा ही चुन लो तुम। तो कितनी भुजाएं थी, n, तो NC1 एक भुजा चुन लो। और एक भुजा मान लो मैंने ये चुन ली, तो अब मैं एक शीर्ष और चुनना चाहता हूं, तभी तो मेरा त्रिभुज बनेगा। तो शीर्ष, क्या मैं इसको चुन सकता हूं शीर्ष, नहीं, इसको नहीं। क्या मैं इसको शीर्ष चुन सकता हूं, नहीं। क्यों, अगर मैंने ये भुजा चुनी है तो क्या मैं इसको शीर्ष चुन सकता हूं, नहीं, क्योंकि इसको चुनते ही त्रिभुज ऐसा बनेगा क्या, तो इसके तो 2 भुजाएं उभयनिष्ठ हो गई,
इस बहुभुज और इस त्रिभुज की, इसलिए ऐसा नहीं चुन सकते। तो ऐसा नहीं चुन सकते, मतलब इसको अपन तीसरा शीर्ष नहीं ले पाएंगे और ना ही इसको ले सकते। अगर मैंने ये भुजा सेलेक्ट की है, ये भुजा चुनी है, तो मैं तीसरा शीर्ष ना तो इसको ले सकता ना ही इसको ले सकता। ये बात समझ में आती है? तो देखो ध्यान से, अगर मैंने एक भुजा चुन ली तो मैं ना तो ये शीर्ष ले सकता, ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये। त्रिभुज बनाने के लिए एक भुजा चुन ली, एक शीर्ष और चाहिए। जैसे ही आपने एक शीर्ष चुना, जैसे यहां से, तो ये त्रिभुज बन जाएगा क्या? ये त्रिभुज बन जाएगा। और इसमें देखो एक ही भुजा हुआ नहीं चाहिए। तो कुल मिला के बाकी का जो तीसरा शीर्ष है उसको चुनने के कितने तरीके बच गए? कितने तरीके बच गए? देखो, ये शीर्ष नहीं ले सकता, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो 4 में से तो नहीं ले सकता, बाकी कोई भी चुन सकता हूँ। तो कितने बचे हुए शीर्ष कितने? n-4, उनमें से एक शीर्ष ले लो। तो ये तरीके हो गए n × n-4। इतने त्रिभुज बनेंगे, इतने त्रिभुज बनेंगे। एक तो भुजा ले लो और एक क्या ले लो? शीर्ष ले लो बच्चे। तो भुजा और शीर्ष ले लो तो ये तरीके आ जाएंगे। दूसरा तरीका देखो, और वहां पे सबसे ज्यादा बार गलती बच्चे करते हैं, वो ये है यहाँ पे दूसरा तरीका कि सर हम तो 2 शीर्ष चुनेंगे, हम तो 3 शीर्ष चुनेंगे। तो आपने पहला शीर्ष चुना NC1 × अब आप चुनने गए दूसरा शीर्ष। अगर आपने पहला शीर्ष एक चुन लिया है तो दूसरे शीर्ष को चुनने के कितने तरीके? या तो आप इधर वाला चुनोगे, जैसे मान लो पहला शीर्ष आपने ये चुन लिया, तो दूसरा शीर्ष उसके पास वाला ही चुनना है, या तो ये चुनोगे या तो ये चुनोगे, मतलब इधर वाला या इधर वाला। तो दूसरे शीर्ष को चुनने के कितने तरीके? 2 तरीके। अब तीसरा शीर्ष चुनने जाओगे तुम, जैसे मान लो आपने पहला ये चुन लिया, दूसरा ये चुन लिया, तो अब तीसरा शीर्ष चुनने के कितने तरीके हैं? तो पहला ये चुना, दूसरा ये चुना, तो तीसरा शीर्ष इसको भी नहीं चुन सकते और इसको भी नहीं। क्यों? नहीं तो 2 भुजाएं बने। तो तीसरे शीर्ष को चुनने के कितने तरीके हैं? तीसरे शीर्ष को, मतलब ये 2 तो आपने पास वाले चुने, और तीसरा शीर्ष चुनने के कितने तरीके हैं? मतलब इन 4 को छोड़ दो, बाकी तो n-4 C1, n-4 C1, n-4 C1। 2 पास वाले शीर्ष चुनने के तरीके, और ये तीसरा शीर्ष चुनने के तरीके, मतलब 2 पास वाले। तो इससे आंसर कुछ और ही आ रहा है, इससे आंसर कुछ और ही आ रहा है। इससे आंसर कितना आ रहा है? n × 2 × n-4। इससे आंसर ये आया। अब ये आंसर क्यों आया? गलत है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों आया? क्योंकि एक बात बोली हुई थी, अगर मल्टीप्लीकेशन रूल, गुणन रूल लगा रहे हो, वहां पे क्रम से संभव है तो वो आ जाएगा। तो यहां देखो, पहले और दूसरे में क्रम से संभव था। कैसे? एक बार ऐसा भी तरीका आया होगा जब आपने इसको पहला शीर्ष चुना होगा, इसको दूसरा। एक बार फिर ऐसा भी तरीका आया होगा, इसको दूसरा, इसको पहला। तो मतलब इन दोनों में पहले जो पास वाले आप शीर्ष चुन रहे थे, उनमें क्रम से संभव था, तो यहां पे हो गया। तो इसलिए यहां पे एक 2 फैक्टोरियल का भाग देना पड़ेगा। देखो, इनमें संभव नहीं है, क्योंकि ये 2 है पास वाले शीर्ष, ये तो दूर वाला है। इन तीनों में क्रम से नहीं संभव है। ये पास वाले, एक बार ये चुना गया, दूसरी बार ये चुना गया, पहला दूसरा, तो पहले दूसरे में क्रम से संभव था, इसलिए 2 का भाग देना पड़ेगा। तो ये n-4, n-4 ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा परेशान करता है। देखो, पहले और दूसरे, देखो भाई, पहला आपने ये चुना, दूसरा ये, तीसरा है, इसमें एक बार पहला ये आया, ये दूसरा, ये फिर पहला, ये दूसरा, तो इन दोनों में क्रम से संभव हो गया, इसलिए अपन ने 2 का भाग दे दिया। पर ये दिक्कत करता है, पर दिक्कत ये नहीं है कि दिक्कत करता है, दिक्कत ये बच्चे ये वाला मेथड लगाने चले जाते हैं, तब उनका आंसर ही गलत आ जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता ये चीज। और ये चीज अब अपन समझने की कोशिश करेंगे भाई आगे से। इतने दिन तो तुम बच्चे थे, पर अब समझो इसको कि आपने ये किया, मतलब n में से कोई भी एक आ सकता था, तो मतलब ये आ गया, फिर 2C1, मतलब या तो इधर वाला या तो इधर वाला, तो ये आ गया। फिर एक बार ये भी हो गया कि ये, जैसे मान लो इससे आ गया ये, मतलब ये 2 नंबर वाला आ गया, इससे मान लो इसको 2 नंबर दे रखा अपने, तो 2 नंबर आया, इससे 3 नंबर आ गया। फिर एक तरीका ऐसा भी आया इससे 3 नंबर आया और इससे क्या आ गया, 1 नंबर। तो इन दोनों में क्रम से हो रहा है, मतलब इसलिए 2 फैक्टोरियल का भाग, मतलब एक बार इससे 2 आया, इससे 3, और एक बार इससे 3, इससे थोड़ी 3 और 2 आया। तो ये यहां पे क्रम से हो रहा था, इसलिए 2 फैक्टोरियल। पर ये नहीं समझ में आता,
बहुत खतरनाक चीज है। अब इसी को काम को करने का थोड़ा अच्छा तरीका अपन निकाल सकते हैं कि सर दो पास पास वाले शीर्ष चुनने मेरे को दो पास पास वाले शीर्ष चुनने। तो देखो देखो बच्चों, ऐसे भी कर सकते थे तुम कि पास पास वाले चुनने हैं तो 1 नंबर और 2 नंबर चुन लो। पास पास वाले ही तो चुनने, 1 और 2 चुन लो, या 2 नंबर और 3 नंबर चुन लो, या चलो मैं लिख देता हूं इसी काम को करने का तीसरा तरीका कि सर पास पास वाले 2 शीर्ष चुनने हैं तो 1 और 2 चुनूंगा या तो मैं, या फिर मैं सर 2 नंबर और 3 नंबर चुनूंगा, या सर 3 और 4 चुनूंगा, या सर मैं लास्ट में n और 1 चुनूंगा। तो देखो पास पास के 2 शीर्ष चुनने के इतने ही तरीके हैं, या तो 1 2, या तो 2 3, या तो 3 4, या तो n और 1। तो मतलब कितने तरीके, पास पास वाले 2 शीर्ष चुनने के n तरीके हो गए, गुणा तीसरा शीर्ष चुनने के तरीके तो वही है n-4 × 7। पास पास वाले 2 शीर्ष चुनने के तरीके ये, गुणा तीसरा शीर्ष तो वही है, ये आ गया तो ये नहीं आ सकता, तो 4 को छोड़ के तो n-4 तो n × n। तो ये इसको करने का अच्छा तरीका था, मतलब इसमें गलती नहीं होने वाला कि पास पास के 2 शीर्ष चुने तो मैंने काउंट ही कर लिया, 1 2 2 3 3 4 और लास्ट n1, मतलब 1 से लेके n तक। तो n ये पास पास वाले 2 शीर्ष आ गए, फिर तीसरा शीर्ष चुन लिया तो n-4। एक तरीका इसका और भी बता दूंगा मैं, टोटल माइनस नन वाला भी, पर उसके लिए अभी क्वेश्चंस करने हैं अपने को, वो करते हैं। ये बात समझ आती है, बहुत खतरनाक चीजें यहाँ पे आई है, थोड़ा ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक भुजा और एक शीर्ष, तो यहाँ क्रम से संभव नहीं था, एक तो भुजा चुन ली और एक शीर्ष चुन लिया, इसलिए यहाँ क्रम से संभव नहीं हो पा रहा था, पर यहाँ पे हो गया क्योंकि वो शीर्ष था तो उनके बीच में क्रम से। तो यही लिखा था अपन ने, अगर क्रम से संभव हो सकता है तो गुणन नियम में आ जाता है, तो उसको हटाना पड़ता है। तो यही गुणन नियम का सबसे खतरनाक पॉइंट है जो बच्चों को परेशान करता है। अब बोला ठीक 2 भुजाओं वेनिस्ट, तो ठीक 2 भुजाओं वेनिस्ट होनी चाहिए, तो बच्चे क्या होना चाहिए, मतलब ये पहला था, ये दूसरा था, ऐसे ही, और ये n1। तो इस बार क्या बोला है कि ठीक 2 भुजाएं वेनिस्ट होनी चाहिए। तो ठीक 2 भुजाएं वेनिस्ट कब होगी, जब एक ये चुनोगे एक ये चुनोगे, और 2 भुजा चुनते ही त्रिभुज आ ही जाएगा। या एक भुजा ये और एक ये, भाई 2 भुजा वेनिस्ट चाहिए आपको, ठीक, तो एक भुजा ये और एक ये। तो मतलब 2 भुजा वेनिस्ट कब होगी, जब आप पास पास वाली 2 भुजाएं चुनोगे। नहीं त्रिभुज नहीं बनेगा ना यार, भाई 2 भुजाएं वेनिस्ट थी, एक भुजा मैंने यहाँ बना ली, अगर मैंने एक वर्टेक्स यहाँ ले लिया तो फिर तो ऐसा बन जाएगा, नहीं ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों ही शीर्ष पास पास वाले लेने पड़ेंगे, तभी ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसमें दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ हो। तो दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ चाहिए तो आपको एकदम पास पास वाले 3 शीर्ष लेने पड़ेंगे, एकदम पास पास वाले तीनों शीर्ष। तो पास पास वाले तीनों ही शीर्ष लेने पड़ेंगे। तो देखो मैं एक तो सीधा ही बता देता हूं कि काउंट ही कर लो, तीनों शीर्ष पास पास वाले, तीनों शीर्ष पास पास वाले, तीनों शीर्ष क्या होने चाहिए, पास पास वाले। तो या तो ले लो 1 2 3, या ले लो 2 3 4, या ले लो n 1 और 2। तो कितने तरीके, n तरीके, n। तो n शीर्ष पास पास वाले 3 शीर्ष, 1 2 3 लिया, 2 3 4 लिया, या फिर वही 3 4 5, 3 4 5, और लास्ट तरीका n1 2, n1 2। तो कितने तरीके, n तरीका। एक तरीका, 2 तरीका। नंबर 2 कि सर 2 भुजाएं चुन लेते और वो पास पास वाली चुननी, तो पास पास वाली 2 भुजा चुन लो तो अपने आप ही आ जाएगा। अब पास पास वाली 2 भुजा चुनने तो NC2 तो काम नहीं करेगा, तो पास पास वाली कैसे चुने, तो पास पास वाली 2 भुजा चुनने का तरीका ये हो गया कि पहली भुजा और दूसरी भुजा, या नहीं अब भुजा चुन रहे, पास वाली 2 भुजा चुन लो, पास वाली 2 भुजा। अब आप यहां पे गलती ये कर सकते हो, पास वाली 2 भुजा करनी है तो या तो काउंट ही कर लो, 1 नंबर भुजा और 2 नंबर भुजा, या 2 नंबर भुजा और 3 नंबर भुजा। भुजा की बोल रहा हूं या नंबरिंग, मतलब इसको अपन ने 1 नंबर भुजा दे दिया, इसको अपन ने 2 नंबर भुजा, तो ऐसे ये nवीं भुजा। तो 1 और 2 भुजा, 2 और 3 भुजा, और 3 और 4 भुजा, और लास्ट में n और पहली भुजा। तो कितने तरीके आगे, n। अब यहां पे गलती क्या कर सकते हैं बच्चे कि सर मैं पहली भुजा चुनता हूं, पहली भुजा, तो उसके तरीके NC1। मैं सर कोई भी एक भुजा चुनता हूं, मैं सर कोई भी एक भुजा चुनता हूं, पहली भुजा मैंने ये चुन ली।
अभी आप क्या बोल रहे हो, आप लॉजिक ये दे रहे हो कि सर मैं पहली भुजा चुनता हूँ, उसके कितने तरीके, NC1। अगर मैंने पहली भुजा ये चुन ली, इसके तरीके हैं NC1। अब सर मैं दूसरी भुजा चुनने जाऊंगा तो या तो मैं दूसरी भुजा इसको चुन सकता हूं या तो मैं इसको। तो सर मेरे पास दूसरी भुजा को चुनने के कितने तरीके हैं, एक तो ये, मतलब या तो इधर वाली चुनूंगा या तो इधर वाली चुनूंगा। तो आप बोलोगे सर हमारे पास 2C1 तरीके हैं। अगर मैंने दो भुजा चुन ली तो अपने आप ही त्रिभुज बन जाएगा। अगर ये चुनी और ये चुनी तो ये वाला त्रिभुज बन जाएगा, और ये चुनी और ये चुनी तो ये त्रिभुज बन जाएगा, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। तो सर इतने तरीके आ रहे हैं। अब देखो आपने बोल दिया पहली भुजा और दूसरी भुजा, और क्रम से यहां पहली भुजा दूसरी भुजा, इनमें क्रम से संभव था कि NC1 किया तब हो सकता है ये 1 नंबर भुजा आ रही हो, 1 नंबर, और इससे फिर ये 2 नंबर भुजा आ रही हो, और एक बार NC1 से ऐसा हुआ होगा ये भुजा आ गई होगी 2, और एक बार फिर ऐसा हुआ होगा ये इससे आएगा। तो ये देखो इनमें क्रम से संभव था और वो हो गया, गुणन नियम में क्रम से हो गया, पहली भुजा और दूसरी भुजा, या ऐसे बोल दो आपने पहली और दूसरी बोला तो वहां क्रम से आ जाता है, क्योंकि सिलेक्शन में तो पहला दूसरा कुछ होता ही नहीं है, क्रम से में अपन बोलते हैं पहला दूसरा, इसलिए इसको 2 से भाग देना। तो ये आ गया कितना, एनी तरीका आ गया। तो इसलिए ये तरीके में अगर आप पहली भुजा दूसरी भुजा चुनने जाओगे तो गलत कर दोगे, और वहां गलत किसके कारण हो रहा है, वो गुणन नियम में जो क्रम से आता उसके कारण। बाकी ये बहुत सिंपल था, देखो इसको सोचने का तीसरा तरीका मैं बताता हूं कि आप तो यार देखो एक कोना चुन लो, एक शीर्ष चुन लो, तो उस पे एक ही त्रिभुज बनेगा क्या। अगर मैंने ये शीर्ष चुना तो यही त्रिभुज बनेगा क्या, या फिर मैंने ये शीर्ष चुना तो यही त्रिभुज बनेगा क्या, या फिर मैंने ऐसे यहाँ पे एक शीर्ष चुना तो यही त्रिभुज बनेगा क्या। मतलब उसका आप तो ये बोल दो कि त्रिभुज का बीच वाला कोना चुन लो, तो कितने तरीके, मतलब क्या करो, बीच वाला शीर्ष चुन लो तो अपने आप ही त्रिभुज बन जाएगा क्या। बीच वाला शीर्ष चुन लो, एक शीर्ष चुना तो त्रिभुज बन जाएगा, तो NC1। तो कितना तरीके, अरे देख लो ना भाई, एक कोने में एक ही शीर्ष बनेगा क्या, एक शीर्ष पर एक ही त्रिभुज बनेगा क्या, तो एक कोना चुनो NC। तो कितने त्रिभुज संभव है ऐसे, अब बातें कम, कितने त्रिभुज संभव, कितने ही तरीकों से निकाल सकते हैं, पर अब यहाँ पे अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्रम से संचय क्या दिक्कत करता है, ये बात क्लियर है। तो इसलिए क्रम से संचय के सिंपल तरीके लगाने तो अपने को वो अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, उस टाइम नहीं समझ पाते, पर अब थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हो इन चीजों को। चलो आगे चलते हैं। ये है, अब कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं आए, तो कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं आए तो बच्चों क्या करोगे, कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा n भुजा वाला बहुभुज है, n भुजा वाला मतलब n शीर्षों वाला बहुभुज है, कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं आए, क्या बनाना है, त्रिभुज ही तो बनाना है। तो माना मैंने एक ये उठाया, एक ये उठाया और एक यहां से उठाया, तो इसके बीच में x1 फंसे, अरे सीधा ही फॉर्मूला ही ना अपने पास, तो कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, त्रिभुज और बहुभुज की कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पास मतलब कोई भी दो कर्मागत शीर्ष ना ले, कोई भी दो कर्मागत शीर्ष ना ले। अगर आपने कर्मागत शीर्ष ले लिए तो भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी, ये समझा था अपने, पंचभुज बनाया था उस टाइम समझा था। तो फिर सीधा ही फॉर्मूला लगा दो ना, n + r-1 CR-1 इंटू n/r से गुणा। सर ये तो बेगर मेथड वाला है, बस यहाँ पे क्या करना होता है माइनस, यहाँ पे क्या करना होता है बच्चे माइनस। बेगर मेथड वाले में यहाँ पे माइनस करना होता है बस, n - r। तो ये तरीका, n का मान तो n है, r का मान इस बार कितना है 3 और -1 c 3 - 1 और n/3। तो ये आंसर है बच्चों। और कुछ लोग इसको याद भी रख लेते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आपने वो याद किया है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला। और इसको अगर आप पर बेसिक क्रम से संचय से करने जाओगे ना, तब दिमाग खिल के हाथ में आ जाएगा कि ये क्या हो। इसको ये तो मैंने फॉर्मूले से लगा के कर दिया, या इसका प्रोसेस था उससे कर लेना, पर इस वाले क्वेश्चन को अगर आप बेसिक पीएनसी से करोगे तब आपको समझ में आएगा। और तब ये समझ में आएगा, बेसिक क्रम से संचय से करोगे ना इस क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा और वो गुणन नियम में परम्यूटेशन क्या होता है।
गुणन नियम में क्रम से क्या होता है वो तब समझ में आएगा जब आप इस क्वेश्चन को बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से करोगे। तो कर ही डालेंगे, वीडियो लंबा तो हो रहा है, पर देखो बच्चे ये एडवांस का वीडियो है, बस आपका काम हो चुका है। बाकी देखो अब ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं अपन, बेसिक क्रम से संचय से कर रहे हैं इसको। गुणन नियम, तो पहला शीर्ष, 3 शीर्ष चुनने मेरे को, पहला शीर्ष चुनने का तरीका NC1, n में से कोई भी एक शीर्ष मैं चुन सकता हूं। पहला शीर्ष चुनने का n में से, मान लो मैंने पहला शीर्ष ये चुन लिया, पहला शीर्ष मैंने ये चुन लिया, अरे भयानक हो जाएगा ये, चलो ठीक है, पहला शीर्ष ये चुन लिया NC1। अब दूसरा शीर्ष मैं क्या नहीं चुन सकता, दूसरा शीर्ष में क्या नहीं, पहला शीर्ष अगर मैंने ये चुन लिया है, इनको सबको हटा देता हूं, पहला शीर्ष मैंने ये चुन लिया है, तो मैं दूसरा शीर्ष ये नहीं ले सकता और ये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि पहला शीर्ष मैंने ये चुना, तो दूसरा ना तो ये लूंगा ना ये, नहीं तो वो क्रमागत हो जाएंगे ना। तो दूसरे शीर्ष को चुनने के कितने तरीके, दूसरे शीर्ष को चुनने के कितने तरीके, या तो ये नहीं लूंगा और ना ही ये लूंगा, तो मतलब 3 तरीके गायब हो गए। तो दूसरे शीर्ष को चुनने के n-3c1। अब तीसरे शीर्ष को चुनने के कितने तरीके हैं, तीसरे शीर्ष को चुनने के कितने तरीके हैं, तो मैंने दूसरा शीर्ष से ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, तीसरे शीर्ष को चुनने के कितने तरीके, तो ये तरीके पंगा करेंगे। जैसे मान लो आपने दूसरा शीर्ष ये चुन लिया, तो फिर तो तीसरे शीर्ष कहां से नहीं ले सकते आप, ये आपने 2 नंबर शीर्ष चुन लिया, तो तीसरा शीर्ष कहां से नहीं ले सकते, यहां 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 से भी नहीं ले सकते तीसरा शीर्ष, और ना ही आप यहां से ले सकते और ना ही आप यहां से ले सकते। तो कितने तरीके माइनस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 जगहों से आप तीसरा शीर्ष नहीं ले सकते। दूसरा एक सिनेरियो देखते हैं, दूसरा एक सिनेरियो देखते हैं, अगर आपने इसको दूसरा शीर्ष चुना होता, अगर आपने इसको दूसरा शीर्ष चुना हो सकता, तो फिर आप तीसरा शीर्ष कहां से नहीं ले सकते, ध्यान से सुनना। अगर मैंने दूसरा शीर्ष ये चुना, दूसरा शीर्ष इसको चुना, देखो पहले मैंने बोला था दूसरा शीर्ष आप अगर ये देखो, पहला ये चुना तो दूसरा ये और ये नहीं चुन सकता, तो मैं दूसरा मान लेता हूं, मैं यहां से चुनता, तो फिर तीसरा शीर्ष नहीं लेने के तरीके ये आ गए थे क्या। अब अगर मैंने दूसरा शीर्ष इसको चुना, तो तीसरे शीर्ष को मैं क्या नहीं ले सकता, तीसरे शीर्ष को नहीं लेने के तरीके बता रहा हूं मैं। एक तो इसकी इधर आएगा, उसको नहीं ले सकते, एक इस खुद को नहीं ले सकते, एक इसको नहीं ले सकते, ठीक है, 3 तरीके तो ये माइनस हो जाएंगे। और एक पहला शीर्ष अपना यहां से लिया हुआ है, तो इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते। तो इस बार तीसरा शीर्ष ना लेने के कितने तरीके आ गए, 6 तरीके। इनमें से आप तीसरा शीर्ष इस बार नहीं चुन पाओगे। तो मतलब क्या हुआ कि सर तीसरे शीर्ष को चुनने के तरीके किस पे निर्भर कर गए, दूसरे शीर्ष पर, कि दूसरे शीर्ष को आपने यहां से चुना है या फिर इसके आगे से। तो बचे हुआ क्या कि अगर आपने दूसरा शीर्ष यहां से चुना तो 5 तरीके थे कि तीसरा शीर्ष 5 तरीके, 5 शीर्ष में से नहीं चुन सकते थे। अगर इससे आगे वाले से चुना तो क्या हुआ, 6 तरीके से आगे जहां से आप दूसरा शीर्ष नहीं ले पाएंगे। तो इसको मतलब क्या हो गया कि आपने दूसरा शीर्ष कहां से लिया है इस पे निर्भर कर गया तीसरा शीर्ष के आने के तरीके। तो केस बनाना पड़ेगा, तो केस बनाना पड़ेगा। इसलिए यहां ले लिया तो मैं तीसरा शीर्ष डायरेक्ट नहीं लिख सकता, इसलिए यहां पे अपने को केस बनाना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। पहले शीर्ष को लेने के तरीके तो आगे अपने पास, पहले शीर्ष को लेने के तो तरीके अपने पास आगे, कितने आगे, NC1। अब दूसरे शीर्ष को लेने पे तीसरा शीर्ष निर्भर कर रहा है, इसलिए दूसरे शीर्ष पे केस बनाएंगे। तो केस कौन कौन से पे बनेगा, अगर आपने देखो दूसरा शीर्ष इसको एक छोड़ के लिया है, पहला शीर्ष ये था अपना, तो इसको अगर आपने एक छोड़ के लिया है, मतलब क्या, एक शीर्ष छोड़ा फिर लिया, या फिर एक इधर छोड़ के यहां लिया, मतलब दूसरा शीर्ष आपने ये लिया या ये लिया। अगर आपने दूसरा शीर्ष ये लिया या ये लिया, तो फिर तीसरे शीर्ष को चुनने के, तो मतलब इन दोनों में से लिया तो क्या हो गया, ये लगातार वाले आगे, इसलिए कितने, 5 तरीके। अगर यहां से या यहां से आपने दूसरा शीर्ष लिया, तो फिर तीसरे शीर्ष को नहीं लेने के कितने तरीके आगे, जैसे ये लिया तो 1 2 3 4 5 तरीके, मतलब 5 शीर्ष आप तीसरे शीर्ष के रूप में नहीं ले सकते। इसका मतलब तीसरे शीर्ष के लेने के तरीके
कितने आए बच्चे, मतलब 5 शीर्षों को नहीं चुन सकते तो कितने आए, n-5c1। तो ये तीसरा शीर्ष हो गया। अब अगर आपने दूसरा शीर्ष को लिया, कहां से, दूसरे शीर्ष को लिया, ये 2 से 30 दूसरा शीर्ष, मतलब इन पोजीशन से आप दूसरा शीर्ष नहीं लिया, मतलब अब आपने इधर क्या करा, यहां से ले रहे थे तब तो 5 ही तरीके थे, पर ये और ये को छोड़ के कोई भी आप दूसरा शीर्ष लोगे अगर इनमें से, तो फिर क्या हो जाएंगे, तीसरे शीर्ष को चुनने के 6 तरीके नहीं हो सकते। इसलिए इसको छोड़ो और यहां से तो ले ही नहीं सकते। तो कितनी पोजीशन छूट गई, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5, मतलब 5 पोजीशन छोड़ के इन 5 को में से, देखो यहां तो ले ही नहीं सकता था मैं दूसरा शीर्ष, अरे इनमें से तो चुन ही नहीं सकता, फिर एक ये गया और एक ये गया, जब इन पोजीशन से भी मैंने दूसरा शीर्ष नहीं लिया, मतलब कुल कितने हैं, 5। अगर इन 5 पोजीशन में से मैंने दूसरा शीर्ष नहीं लिया, मतलब कितने तरीकों से लिया, n-5c1, तो फिर तीसरे शीर्ष को चुनने के तरीके कितने हो जाएगा बच्चे, n-6, मतलब देखो 6 तरीके माइनस करने पड़ेंगे क्या, तो ये n-6c1, ये तरीके आएंगे। पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, दूसरे शीर्ष पे केस बना लिया कि ये तो देखो आपने पहला शीर्ष सेलेक्ट किया, ये दूसरा शीर्ष सेलेक्ट किया और ये तीसरा, और ये पहला शीर्ष, और ये तो दूसरा शीर्ष था और ये तीसरा शीर्ष था। तो ये तरीका है। अब देखो कहानी ट्विस्ट यहां लेती है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो नंबर ऑफ एज आएंगे और ये नंबर ऑफ एज मैच नहीं करेंगे, ये नंबर और ये नंबर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, काउंट करके देख लो ये कितना रहा है। इसका कैलकुलेशन यहां लिख देता हूं मैं, इसका कैलकुलेशन पार्ट में यहां लिख देता हूं। ये NC1 तो n आ गया इंटू 2 इंटू n-5, तो ये आ गया 2 इंटू n-5। ये क्या आ गया, n-5 इंटू n-6, तो ये आ गया n-5 इंटू n-6। देखो 2 इंटू n-5, 2 इंटू n, ये n-5 इंटू n-6, तो प्लस n-5 इंटू n-6। अब देखो इनमें से क्या आएगा, n-5 कॉमन आ जाएगा, n-5 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या बचे, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ n-6, तो ये n-4 आ जाएगा। अभी जो आंसर आ रहा है वो इतना आया है। अभी इधर से जो आंसर आ रहा है इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप भी कर लेना, इतना आया। और यहां से आंसर कितना आ रहा था, देखो बच्चे n आ रहा था, यहां से n-4, यहां फिर एक और कम होगा तो n-5, और डिवाइड बाय 3, तो ये 2 ही आ जाएगा, तो 6 आएगा। तो जो ओरिजिनल आंसर था वो इतना आ रहा था, और जो इस मेथड से आंसर आया बेसिक वाले से वो इतना आ रहा है। क्या दिक्कत है इस आंसर में, क्या दिक्कत है कि अपने शीर्ष बोल दिया पहला, दूसरा, तीसरा, तो वहां पे हो गया क्रमचय। क्यों, क्योंकि अपन ने गुणन नियम लगाया, तो ये क्या हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा बोल दिया तो वो क्रमचय आ गया। कैसे क्रमचय आ गया, जब आपने पहला इसको शीर्ष लिया, पहला इसको लिया, दूसरा इसको लिया, तीसरा कहीं और लिया, तो एक बार ऐसा भी होगा, इसको पहला, इसका दूसरा, इसको तीसरा, या फिर ऐसा तीसरा दूसरा, तो मतलब इनमें आ गया बच्चे क्रमचय। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रमचय खत्म। वो कैसे होगा, n-4 n-5, इसको डिवाइड कर दो किससे, 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि 3 शीर्षों में क्रमचय हो गया, तो ये और ये आंसर बराबर है। तो ये क्रमचय संचय होता है बेसिक, कि जो गुणन नियम है उसमें अगर क्रमचय संभव है तो वो आ जाता है, तो उसको हटाना पड़ता है जब, क्योंकि भाई अपने को तो क्या बनाना था, त्रिभुज बनाना था, तो 3 शीर्षों को चुनना था, पर यहां तो इन 3 शीर्षों का क्रमचय हो गया, तो क्रमचय नहीं चाहिए था अपने को, तो संचय चाहिए था। तो इसलिए यहां से क्रमचय को हटाया। कैसे हटाया, इतने क्रमचय आ रहे थे, कितने का क्रमचय हो गया, ये 3 का, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल का भाग दे दिया, तो यही आंसर आ गया। देख लेना दोनों बराबर आ रहे हैं, ये 6 और ये भी 6। तो ये होता है बेसिक PNC में पंगे, और ज्यादातर पंगा यही होता है कि कहां ये क्रम आता है, कहां ये नहीं आता है, तो उसकी वजह से अपने को अलग अलग चीजें भी करनी पड़ती है और थोड़ा सोचना भी पड़ता है। बाकी ये समझ में बहुत शानदार तरीके से समझेंगे तो आएगा कि सर ये
दूसरे को ये 2 पे केस क्यों बनाया, मतलब इधर से लिया तो क्या फिर 5 पोजीशन ब्लॉक हो रही थी, और इसके आगे से लेंगे तो फिर 6 पोजीशन ब्लॉक हो रही थी तीसरे के लिए। तो वो एक थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो कर सकते हैं क्या। अब इसको, यह देखो अभी यह 4 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, इस त्रिभुज वाले में 4 क्वेश्चन किए। एक तो बिना प्रतिबंध, तो बिना प्रतिबंध वाले जो तरीके आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, ठीक एक भुजाओं बेनिष्ठ हो, या ठीक 2 भुजाओं बेनिष्ठ हो, या फिर कोई भी भुजाओं बेनिष्ठ नहीं हो। तो जोड़ के देख लेना, ये बराबर आएंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है, बिना प्रतिबंध वाला तो NC3, और ठीक 1 भुजाओं बेनिष्ठ है, इसका भी अपन ने निकाल लिया था, ठीक 2 वाले का भी निकाल लिया था, इसका भी निकाल लिया। तो इनको जोड़ लेना। अब इसका यूज आप कहां कर सकते हो, इसका यूज कहां कर सकते हो आप, कि जैसे मान लो आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर पता है, इसका आंसर नहीं निकल रहा आपसे, तो फिर इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, और इनको इधर ले आओ, तो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इनमें से किसी का भी आंसर आपको नहीं पता तो वो आप इस सूत्र का यूज करके निकाल सकते हो। पहला इक्वल टू दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा। किसी में भी डाउट आ रहा है, किसी भी एक पार्ट में डाउट आ रहा है, तो उसका आंसर आप, जैसे मान लो ये तो आता ही है, इनमें से कोई भी 2 आते हैं तो तीसरे का आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत गजब की चीज है, ये भी अपने को समझ में आनी चाहिए। समझ गए क्या। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक और बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन हो जाता है कोई भी, और ये है अब फिर थोड़ा सा फिर, तो इसमें क्या है, यदि 7 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उन पर योग के निम्न आने के तरीके। 7 पासे उछाल दिए, पासे जानते हो क्या, अरे वो होता है ना जिसपे 1 से 6 लिखा होता है, ऐसे मतलब एक लिखा होता है एक पे, जानते हैं ना पासे, अरे वही पासा जिस पे एक लिखा होता है, एक पर 2 लिखा होता है, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5, एक पर 6, मतलब 6 उस पे वैसे होते हैं, तो उसको उछाल दिया जाता है, तो वो उछालने वाला पासा है। पासे पे कितनी साइडें होती है, 6 साइडें होती है, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक इधर वाली, एक इधर वाली, तो 6 साइड होती है। इस पे 1 से 6 लिखा होता है। उन पर योग, मतलब 7 पासों को उछाल दिया, उन पर योग कितना चाहिए, उनको 10 चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, कि पहले पासा आपने क्या लिया, पहला पासा यहाँ पे ऐसा कुछ, और इस पे देखो 6 साइडें ऐसी कुछ कुछ होंगी, तो पहले पासे पे लिखा हुआ है 1 से 6 तक, ये पहला पासा, ऐसे ही दूसरा पासा, ऐसे ही तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 पासे उछाले, और इन सब पे योग क्या आना चाहिए। तो देखो x1 प्लस, मान लो इस पे x2 आया, मतलब इसमें से 1 से 6 में से कुछ भी आया, इसमें x2, x3, x4, x5, x6, x7, इन सब का योग कितना आना चाहिए बच्चे, इन सब का योग कितना जाना चाहिए, 10। मतलब इस पे जो नंबर आएगा, मान लो इस पे 1 से 6 में से कुछ भी आया, उसको मैंने x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, x3, x4, x5, x6, x7, मतलब ये 7 पासे हैं, इन पे जो अंक आया उन सबको जोड़ने पर योग कितना आना चाहिए, 10। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि 10 आना चाहिए। अब देखो पासे पे जो नंबर आते हैं वो क्या क्या आते हैं, 1 से 6 तक, तो मतलब ये जो भी नंबर है ये कहां से कहां तक हो सकते हैं, xi का वैल्यू यहाँ पे क्या से हो, 1 2 3, और यहाँ पे 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मतलब अगर अपन देखें तो देखो इनका सबका मान कम से कम 1 1 तो होना ही पड़ेगा क्या, तो 1 1 दे दिया, 1 1 दे दिया, कितने बच गए होते, 3 बच गए, तो 3 बच गए। अब 3 को क्या करें भाई, जो प्रतिबंध था वो तो संतुष्ट हो गया, तो 3 बच के 3 को बिना प्रतिबंध बांट दो, 3 को बिना प्रतिबंध बांट दो, कितने तरीके आ जाएंगे, कितने लोगों में, 7 में, तो 7 - 1, 7 - 1 और 3, तो ये कितने तरीके आ गए बच्चे, 9C6, ये तरीका 9C6, 9C6। अब बिना प्रतिबंध बांट सकते हैं ना, क्योंकि 1 1 आपने दे दिया, अब ये 3 बचे हुए थे, 3 में किसी को भी दे दूं, 3 में किसी को भी दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 3 के 3 इसको दे दिए, तो इसके पास कुल कितने हुए, 4, तो इनके पास 1 1, तो मतलब बिना प्रतिबंध बांट दिया। अब अगर इन्हीं की जगह ये बोल देता कि इन पे योग कितना आना चाहिए, योग आना चाहिए 14, अगर 14 योग आना चाहिए, इन सब पे योग 14 आना चाहिए, तो क्या करोगे आप, सबको 1 1 दे दोगे, तो कितने बच जाएंगे बच्चे, 7। अगर आपने 7 को बिना प्रतिबंध बांट दिया तो क्या दिक्कत होगा, 7 को बिना प्रतिबंध बांट दिया भाई, 7 तो पहले बांट दिया आपने, सबको 1 1 मिल गया, अब 7 और बच गए अपने पास। अब अगर इस 7 को आप बिना प्रतिबंध बांट दोगे तो दिक्कत क्या है,
दिक्कत ये है कि ये 7 का 7 पूरा इसके पास चला गया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अगर 7 पूरा का पूरा इसको दे दिया मैंने, तो इसके पास क्या हो जाएगा बच्चे, इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास तो 8 आ जाएगा, तो 8 तो इस पे आ ही नहीं सकता। तो अगर पूरा का पूरा 7 मैंने इसको दे दिया तो क्या आ जाएगा, इसके पास 8 आ जाएगा। मतलब बिना प्रतिबंध बांट रहे हो तो भाई एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सातों के सातों किसी एक के पास नहीं जाने चाहिए। तो मतलब क्या करने वाले, ध्यान से देखो, अगर 7 को आपने बिना प्रतिबंध बांटा तो कुछ तरीके ऐसे हैं क्या, जैसे ये सातों के सातों एक पासे के पास चले गए, तो उस पासे पर संख्याओं का योग कितना होगा, एक तो पहले से था उसके पास, 7 और चले गए तो 8, तो 8 तो पासे पे आ ही नहीं सकता, मतलब इनका मान तो ज्यादा से ज्यादा 6 ही हो सकता है। तो भाई ये 7 का 7 तुम एक को नहीं दे सकते। फिर कि सर अगर इसमें से 6 भी एक के पास चला गया तो भी प्रॉब्लम कर देगा, कैसे, अगर आप मैंने 7 में से एक को 6 दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तो पहले था और 6 और चला गया तो उसके बाद 7 हो जाएगा। इसलिए कुल तरीके माइनस कुछ तरीके करने पड़ेंगे क्या, तो टोटल वेज माइनस अनफेवरेबल, मतलब कुल तरीकों में से अनफेवरेबल तरीके माइनस करने पड़ेंगे। कुल तरीके तो क्या है कि बिना प्रतिबंध बांट दो, कितने में बांट दो, कितने में बांटना है, टोटल में, तो 7 लोगों में बांटना है तो कितने, 6, और यहाँ 6, और कितनी चीजों में बांटना है, 7 को, तो 7 माइनस वो तरीके जो अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल कौन है, ये सातों का सातों एक के पास चला जाए, मतलब 7 एक के पास, एक तो ये अनफेवरेबल है कि ये 7 जो है ना पूरा का पूरा एक पासे के पास नहीं चला जाना चाहिए, नहीं तो उस पर संख्या 8 बन जाएगी। और दूसरा 6 और 1 चला जाए, एक पासे के पास 6 और दूसरे पासे के, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी माइनस करना पड़ेगा कि एक के पास 6 चला जाए, एक के पास 1, दो पासों के पास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक पासे के पास 6 चला गया तो दिक्कत कर देगा, क्यों, एक तो उसके पास पहले से था, 6 और दे दिया तो उस पर तो 7 हो जाएगा, तो इसलिए 6 और 1 भी नहीं बटना चाहिए। और अब देखो 6 और 1, अब 5, तो 5 तो मिल सकता है किसी को भी, क्योंकि एक पहले से और 5 तो वो ले सकता है, क्योंकि एक पहले से 5 दिया तो 6 ही होगा, तो वो कोई दिक्कत, मतलब ये ऐसे दो वेज आ गए, दो ऐसे कॉम्बिनेशन आगे जो आप नहीं कर सकते कि 7 का 7 किसी एक को नहीं दे सकते, और एक को 6, एक को 1 भी नहीं दे सकते। तो कितना आएगा बच्चे, ये कितना आएगा, देखो ये तो हो गया कितना, 13C6, मैं इधर लिख देता हूं, 13C6 माइनस वो तरीके जब 7 1 को देना है, ये जो 7 था उस एक ही पासे को देना है, तो सेलेक्ट कर लो ना कौन से एक को देवे, तो 7 पासे हैं तो उनमें से एक पासा सेलेक्ट कर लो और उसको 7 दे दो। देखो 7 एक पासे के जा जाए, मतलब इन 7 पासों में से एक पासा सेलेक्ट करो उसको दे दो, और 6 और 2, ये दो पासों के पास है, एक के पास 6 जाए, एक के पास 2, तो पहले तो 6 पासों में से 2, 7 पासों में से 2 पासे सेलेक्ट कर लो, अब एक को 6 दे दो और एक को 1 दे दो, तो कितने तरीके, 2 वेक्टर। ध्यान से देखना, ये कुल तरीके माइनस वो तरीके जब ये 7 का 7 किसी एक को ही मिल जाए, माइनस वो तरीके जब एक को 6 मिले, एक को 1 मिले। तो मैंने क्या करा, इनमें से 6 पासे से 6 में से ये 7 में से, अरे क्या कर दिया, देखो ये क्या है, 2 पासे के, एक के पास 6 जाए, एक के पास 1 जाए, वो तरीका नहीं, तो कितने पासे थे, 7, तो 7 में से 2 पासे सेलेक्ट कर लो और एक को क्या दे दो, 1, और एक को 6, तो कितना, 2 फैक्टर। तो ये तरीके होंगे। देखो अब ये बेगर मेथड का यूज किया, पर यहां पे अपन ने टोटल माइनस अनफेवरेबल, कुछ ऐसे तरीके थे जो अपन नहीं कर सकते थे कि 7 किसी एक को दे दिया तो फिर पंगा हो जाएगा, उस पर तो 8 आ जाएगा, तो 8 तो किसी का मान हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो तरीके, या फिर एक पासे को 6 दिया, एक को 1 दिया, तो वो भी तेरे प्रॉब्लम करा था, उनको भी माइनस कर दिया, और कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं, तो बेगर मेथड का यहां यूज कर सकते हैं। अब आपको बोल दे कोई कि योग कितना आ जाए, अगर योग मान लो ये 14 की जगह कोई 24 लिख के दे दे, तो फिर कैसे करोगे, तो फिर अपन ने कल भी हिंट दिया था क्या, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल उसके लिए लाना पड़ेगा, फिर नहीं होगा ये किसी से, तो फिर जो ये एक क्वेश्चन बचता है ये होगा मल्टीनोमियल थ्योरम से, ये बात क्लियर गया, तो ये क्वेश्चन होगा फिर मल्टीनोमियल थ्योरम से। अब आगे चलते हैं, समीकरण के असमान धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या ज्ञात करिए।
इस समीकरण के असमान धनात्मक पूर्णांकों की संख्या। लेवल देखो, एडवांस का टफ क्वेश्चन है, तो जो मेंस के लिए देख रहे हैं वो ठीक है, इतना ही देखो, पीछे के क्वेश्चंस कर लो आप, और बहुत अच्छे से सोचो। पहले 1 घंटा 2 घंटा कितने ही दे दो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तब समझ में आएगा क्या कि इस बार इसको क्या चाहिए, असमान। ये नाम ही खतरनाक है, बाकी सब ठीक है, ये नाम प्रॉब्लम कर रहा है। असमान धनात्मक पूर्णांकों की संख्या चाहिए। कैसे, असमान होने चाहिए। इस समीकरण के अगर धनात्मक पूर्णांकों की संख्या चाहिए तो मैं निकाल लेता हूं, पर क्या चाहिए, असमान। असमान धनात्मक पूर्णांकों की संख्या चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, बहुत भयानक ही है। तो क्या करें, तो पहले तो कुल तरीके तो मैं निकाल सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20। कुल तरीके तो अगर धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या चाहिए होती तो 1 1 1 दे देता, तो कितना बचता, 18। 18 बचता क्या, नहीं 17, तो ये 17 बचता। 17 बचता, तो 17 बचता, तो आप 17 को विदाउट कंडीशन बांटते हो, तो कुल तरीके तो कितने आ जाएंगे, कुल तरीके मतलब असमान नहीं आ रहे, बस उसमें दिक्कत है। कुल तरीके कितना आ जाएगा, 17 को तो 19 सी 2, तो कुल तरीके इतने आ गए। इनमें क्या हुआ होगा, इनमें ऐसा भी हुआ होगा, देखो बच्चे, कि इसको मैंने 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, और इसको 18 दे दिया, तो मतलब ये दोनों समान आ गए। कुछ तरीके ऐसे भी आए होंगे कि इसको मैंने मतलब 2 दे दिया, 2 दे दिया, इसको कितना दे दिया, 16 दे दिया, तो वो तरीके इनमें से माइनस करने पड़ेंगे। या तो इसमें असमान चाहिए थे, तो इनमें तो कुछ समान भी आए होंगे, तो इसलिए उनको अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो समान भी कुछ आगे, तो ये तो कुल तरीके हैं कि अपन कितने तरीके से ये कर सकता था। अब क्या हुआ होगा बच्चे, इनमें ये तो कुल तरीके आगे कि धनात्मक हल इतने होंगे, पर इनमें कुछ हल ऐसे भी होंगे, जैसे यहां पे लिखें कि तीनों समान आ जाए, तीनों समान आ जाए, तीनों समान आ जाए। तीनों समान मतलब x और y और z समान हो जाए। x y z समान हो गए तो x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 20, x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 20, तो x का मान तो कितना, 20/3। ये तो हो ही नहीं सकता कि तीनों तो समान नहीं आएंगे, तीनों तो समान यहाँ पे नहीं आएंगे, तो फिर क्या, कोई 2 समान आ गए होंगे, कोई 2 समान आ गए होंगे, तो कोई 2 समान, कोई 2 समान आए होंगे, तो कोई 2 समान आए होंगे, तो कोई से 2 समान आ जाए, तो समान आने वाले की कितनी संख्या, कि जैसे 1 1 तो 1 1 आ गया, दूसरा 2 1 आ गया, और एक जो बचा हुआ 18 आ गया, या फिर 1 1 और नहीं सॉरी 1 1 तो आ गया, 1 1 आए होंगे समान वाले, या फिर 2 2 और कितना 16, 2 2 और 16, और 3 3 3 3 और 14 आया होगा, ऐसे ही लास्ट में 20 है गया, तो लास्ट में 9 9 और 2 आया होगा। 10 10 1 हो नहीं सकता, 10 10 और 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। तो कोई 2 समान आए होंगे, तो उसके कितने तरीके होंगे बच्चे, ये कि कोई से 2 समान आए होंगे, तो इसके ये तरीके हैं क्या, तो ये तरीके हैं। तो ये तो अपने अभी ये देखा है कि कोई 2 समान है, अब कौन से 2 समान है वो तो अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कितने वे से कोई 2 समान हो सकते हैं, कितने वे से 9 तरीके, तो 2 समान आएंगे तो 9 तरीके इनटू, अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि समान कौन से आए हैं, मतलब x और y समान आए हैं, y और z। देखो भाई, एक तरीका, एक हल ये भी हो सकता है 1 1 18, एक हल ये भी हो सकता है 18 1 1, एक हल ये भी हो सकता है 1 18 1। तो मतलब अब अपने को ये देखना पड़ेगा 2 समान तो आए, पर कौन से 2 समान आए, कौन से 2 समान आए हैं। तो इसलिए 2 समान आए कितने तरीके से, 9 तरीके से। कौन से 2 समान आए, तो 3c2, तो इसलिए ये 27 तरीके हो गए। तो 27 ऐसे तरीके हैं जिनमें कोई 2 समान आ सकते हैं, कोई 2 समान आ सकते हैं। या तो देखो तीनों समान, जो कि संभव नहीं, या तो फिर कोई 2 समान आए होंगे, या तो तीनों अलग अलग आए होंगे। ये ही 3 तरीके हो सकते थे क्या, या तो कुल तरीके, कुल धनात्मक हलों में क्या क्या हो सकता था कि या तो तीनों समान आ जाए, जो कि संभव नहीं था, या तो कोई 2 समान आ जाए, कोई 2 समान आ जाए, तो ये 9 इंटू
3C2 कौन से दो समान है, x और y समान है वो, तो ये 27 तरीके। अब तीनों ही अलग अलग आ जाए, तीनों ही क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो तीनों ही क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो तीनों अलग अलग आ जाए, तीनों क्या आ जाए, अलग अलग। यही पूछा गया कि तीनों असमान हो, तीनों असमान हो। तो पहला दूसरा पता है अपने को, तो कुल तरीके ये कितने आ रहे, 19C2, तो 19 18/2, तो 19 इंटू 9, तो 171। कुल तरीके 171 थे। कुल धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या 171 थी, उसमें से असमान धनात्मक पूर्णांकों की संख्या निकालनी थी, तो तो कुल बराबर फर्स्ट तीनों प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो ये हो गया। तो थर्ड तो चाहिए था अपने को, ये तो चाहिए था, ये 0 है और ये 27 है और ये कितना है, 171 है क्या बच्चे। तो बताओ कुल कितना आ गया, ये कितना आ गया, तीनों असमान है तो उसके तरीके कितने आ गए, तीनों असमान, तो उसके तरीके कितने आ जाएंगे, तो 171 माइनस 27, 171 माइनस 27, तो कितना हो गया बच्चे, 11 में से 7 गया तो 4 और 4, 11 में से 7 गया तो 4 हो गया, और ये कितना हो गया 144। 171 माइनस 27, 171, 144 तरीके आ जाएंगे। तो ये काम अपने को करना पड़ेगा, क्या कि तीनों असमान है तो इसमें तो क्या आते हैं, कुल तरीके, फिर ये काउंट ही करना पड़ेगा कि तीनों समान हो गए, कोई दो समान हो गए या तीनों अलग अलग, तो इनमें यही तरीके थे, तो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया और ये आ जाएगा, तो कुल बराबर ये तरीके, तो तीनों असमान के तरीके 144 आ गए। अब इसी क्वेश्चन को भयानक बनाना हो तो वो ये हो जाएगा कि 20 के 3 असमान टुकड़े कितने तरीके से किए, 20 के 3 असमान टुकड़े कितने तरीकों से किए जा सकते हैं, कितने तरीकों से किए जा सकते हैं, ये बहुत भयानक तरीकों से कर सकते हैं। तो ये बहुत 3 असमान भाग बोल दो या टुकड़े बोल दो, एक ही बात है, 3 असमान भागों, 3 के 3 असमान भाग या को 3 असमान भागों में कितने तरीकों से बांट सकते हैं, 20 को 3 असमान भागों में कितने तरीकों से बांट सकते हैं। तो ये इसका और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ XYZ था, वहां पे XYZ नहीं है, तो आप क्या सोचोगे, खुद से सोचना, कोशिश करना। तो ये वाला समझ में आ गया होगा, कुल तरीके माइनस वो करके अपन ले आए, तो ये ठीक है क्या। तो ये देखो जो डीपीपी है उसके आंसर्स हैं, तो डीपीपी को अच्छे से करिएगा। और ये जो पूरा लेक्चर था वो प्योरली एडवांस, मेंस के बहुत कुछ नहीं था ज़्यादा इसमें, प्योरली एडवांस के क्वेश्चंस थे। तो जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये लेक्चर बिल्कुल देखना चाहिए था पूरा, और एक बार में समझ में नहीं आएगा। अरे एडवांस, और वो भी पीएनडीसी का एडवांस एक बार में समझ में आ जाए तो फिर तो मजे हो जाए, पर इतना बहुत टॉप लेवल के बच्चे भी नहीं समझ पाते, बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। तो इसलिए इस लेक्चर को 2-3 बार देखो, तब समझ में आएगा कि क्या बोला है। और अच्छा लगे तो शेयर बिल्कुल कीजिए, और बाकी ध्यान रहे ये केवल एडवांस के लिए था, मेंस ना। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।